बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पिक ऑफ बोटॉक्स एंड फिलर्स, डर्मल फिलर्स। ये काफी लॉन्ग अवेटेड था। कुछ स्टूडेंट्स इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में जानना चाह रहे थे, स्पेशली जो खवातीन बहुत इंटरेस्टेड हैं बोटॉक्स फिलर। इसकी हाइप बहुत ज्यादा क्रिएट हुई है जनरली कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स के अंदर। टीवी पे भी हम देखते हैं, सेलिब्रिटीज इसके बारे में बात करते हैं, लोग खवातीन इसके अंदर बहुत ज्यादा जानना चाहती हैं कि बोटॉक्स फिलर का एक फर्क क्या होता है, ये किन किन चीजों के लिए इस्तेमाल होते हैं। एंड देन ऑफ कोर्स बीइंग मुस्लिम हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या ये चीज दीन में जायज है या नहीं। सो बोटॉक्स फिलर्स आप सबने नाम सुना होगा। इसको हम आज देखेंगे। पहले इसकी साइंटिफिक पर्सपेक्टिव देखेंगे, थोड़ा सा हम स्किन को पढ़ेंगे, क्योंकि स्किन की अगर लेयर्स और वो जो चीजें हमने पहले पढ़ी थी वो याद होंगी तो उसके हिसाब से हम इसको बेहतर अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि बोटॉक्स फिलर्स किस लेवल पे काम करते हैं, क्या करते हैं, इनके इफेक्ट्स पढ़ेंगे, हम साइड इफेक्ट्स पढ़ेंगे। और अब क्योंकि हम आगे माशाल्लाह एडवांस होते जा रहे हैं, काफी अरसे से जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो हमारे साथ चल रहे हैं, तो मेरी थोड़ी सी अब जो पढ़ाने का स्टाइल है वो मैं चेंज करूंगी। और कोशिश मेरी ये होगी कि हम स्टार्ट से पहले सारी साइंटिफिक उसके पर्सपेक्टिव पढ़ें, जो भी प्रोसीजर हम आगे पढ़ेंगे। और फिर मैं ये चाहती हूँ कि हम स्टेप बाय स्टेप वो जो प्रिंसिपल्स ऑफ शरिया हम पढ़ते हैं, जो इतने हम महीनों से पढ़ते आ रहे हैं, उसके ऊपर हम उस जो एक्सटेंसिल है उस पे रख के प्रोसीजर्स को फिट करें और फिर हम खुद देखें कि ये हराम है या हलाल है, बजाय इसके कि हम एक जो स्कॉलर्स के फतवे हैं या उसको। मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपनी रिसर्चेस खुद भी करना शुरू करें और हमारी एक ऐसी ट्रेनिंग हो जाए बाय द एंड ऑफ दिस सीजन कि हम जो भी प्रोसीजर हो उसको खुद उसके हम गूगल से और मुख्तलिफ जगहों से डिटेल, अब तो माशाल्लाह इंटरनेट पे चीज़ें अवेलेबल हैं, आप चीज़ों के साइड इफेक्ट्स, चीज़ों के इंग्रेडिएंट्स की फर्दर डिटेल्स ये खुद निकाल सकते हैं। और एक स्टेंसिल जो मैंने आपको अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने प्रिंसिपल्स ऑफ शरिया का रट लिया है, अब उसके हिसाब से आप उस पर फिट करके देख सकते हैं कि ये प्रोसीजर हलाल है या हराम। ठीक है, सो हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं, इंशाल्लाह क्लास शुरू करते हैं। आज हमारी क्लास में एक ऐसी आयत मैंने चूज की है जो कि हम पिछले काफी महीनों से जब प्रिंसिपल्स ऑफ शरिया पढ़ रहे थे तो उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल था जिसके ऊपर हम, जिसका बैकग्राउंड और जिसकी जो बेस थी कुरान से, वो हम उस आयत से लेते थे। तो आज वो आयत हमारे लिए मेन आयत है जिसपे हम फोकस करेंगे। सूरह निसा की आयत नंबर 119 है, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और मैं जरूर इन्हें गुमराह करूंगा और इन्हें उम्मीदें दिलाऊंगा, और मैं इन्हें जरूर हुक्म दूंगा तो ये जरूर जानवरों के कान चीरेंगे, और मैं इन्हें जरूर हुक्म दूंगा तो ये अल्लाह की पैदा की हुई चीजें बदल देंगे, और जो अल्लाह को छोड़कर शैतान को दोस्त बनाए तो वो खुले नुकसान में जा पड़ा। ठीक है, अब इसमें जो उर्दू की ट्रांसलेशन है उसमें जरूर का वर्ड काफी दफा रिपीट हुआ है, क्योंकि जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है उसमें आई विल यानी बहुत जोर डाल के, यानी कोई ऐसा काम जो आप कहते हैं कि मैंने मस्ट करना है, जिसपे आप बहुत एडमेंट होते हैं कि मुझे ये करना ही करना है और मैं पुरअज़्म हूँ इस बारे में, उसके ऊपर हम इंग्लिश में कहते हैं आई डेफिनेटली विल डू इट। तो इसी तरह जब उसका उर्दू में तर्जुमा हुआ तो मैं ये जरूर करूंगा, यानी मस्ट वाला जो एक एलिमेंट है जोर डालने वाला वो है। सो बेसिकली अगर इस आयत का थोड़ा सा हम क्विकली बैकग्राउंड देखें तो ये वो आयत है जब हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की थी और उस टाइम पे शैतान और अल्लाह ताला का जो कन्वर्सेशन हुई थी, जिसमें उसका जेलसी का फैक्टर था शैतान का, कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को क्यों बनाया और क्यों अल्लाह ताला इनको इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा है। ठीक है, उसको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पे खलीफा बना के क्यों भेजा जा रहा है, तो मल्टीपल उसके जेलसी के जो फैक्टर्स थे उसके ऊपर उसने कन्वर्सेशन की थी, और जिसपे जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसको निकल जाने के लिए कहा था, वो जहां पर जन्नत पे कन्वर्सेशन हो रही थी, तो उस टाइम पे ये कन्वर्सेशन का सबसे इम्पोर्टेंट जो एक समझे कि एक तरह से उसने अल्लाह ताला से नाउजुबिल्लाह धमकी लगाने वाली बात की थी कि ये जो आदम जिसके लिए आप इतना ज्यादा इनकी साइड ले रहे हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की, तो मैं इनके साथ इनकी जो रियलिटी है, यानी इनकी पायरिटी और जो इनकी आगे नस्लें हैं, जो उनकी खूबियां हैं, वो फिर अल्लाह ताला को उसने धमकी लगाई कि मैं निकाल के दिखाऊंगा आपको कि ये आपके कितने कोई पैरोकार होंगे या कितने आपकी फर्माबरदार होंगे। ठीक है, सो अगर हम इस आयत को देखें तो ये बेसिकली शैतान के अल्फाज है, ये वो कह रहा है जो अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाए, जिस वक्त कन्वर्सेशन हुई कि मैं उन्हें गुमराह करूंगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि वो जेलसी का फैक्टर था, तो एक उर्दू में बड़ी कॉमन सा
वर्ड्स यूज होते हैं जो कि कहते हैं हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे। ठीक है, तो उसको ये पता था कि मैंने तो जहन्नुम में जाना ही है, मैं तो कर्स्ड हो गया हूँ, मैं अल्लाह ताला की रहमत से निकल गया हूँ। लेकिन अब साथ में मैं, क्योंकि मेरा नुकसान इसकी वजह से हुआ है, आदम की वजह से हुआ है, तो मैं इसके बनी नोए आदम को भी साथ लेके जाऊंगा अपने साथ जहन्नुम में। और उसने कहा कि मैं उम्मीदें दिलाऊंगा। ठीक है, अब उम्मीदें क्या होती हैं? उम्मीदों से मुराद ये कि जैसे एक जनरली हम दुनिया में रहते हुए उम्मीदों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं कि मैं कैरियर बनाऊंगी, मैं ऐसे घर बनाऊंगी, मैं शादी करूंगी। एक हमारी दुनियावी लाइफ को लेके बड़ी प्लानिंग्स और उम्मीदें होती हैं कि मेरा रिजल्ट आएगा, फिर मुझे डिग्री मिलेगी, या शादी होगी और हम ऐसे डेकोरेशन करेंगे, घर को ऐसे सजाऊंगी, बच्चों को बड़ा होके कैरियर में ये बनाऊंगी। सो हमारी दुनियावी चीजों की उम्मीदें बहुत ज्यादा होती हैं, लेकिन हम में से बहुत कम लोग होंगे जो अपनी दुनियावी उम्मीदों के साथ, ऑल्दो कि ये जायज है, ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हम में से बहुत कम लोग हैं जो दुनियावी उम्मीदों के साथ आखिरत की उम्मीदें भी लगाते हैं। यानी हमारा सारा एम्फेसिस जो है वो दुनिया की तरफ होता है कि हम दुनिया में क्या करना चाहते हैं अगले 10 साल में, अगले 20 साल में, या मरने से पहले क्या, वो जो हमारी बकेट लिस्ट होती है, विश टू डू बिफोर वी टर्न ग्रे, बाल सफेद होने से पहले क्या क्या करना चाहते हैं। तो ये वो उम्मीदें हैं। ठीक है, और इन्हें जरूर हुक्म दूंगा कि ये जानवरों के कान चीरें। यानी पुराने जमाने में एक जाहिलियत में एक रस्म थी कि जो ऊँटनी या ऊँट जो है वो एक बर्थ के प्रोसेस से गुजर के, बच्चे दे के, जब वो थोड़ा एक नंबर ऑफ टाइम्स उसने बर्थ दे दी होती थी, तो फिर उसके कानों को स्लिट कर दिया जाता था जानवर के, और उसको देवताओं के नाम पर आजाद छोड़ दिया जाता था कि अब इससे कोई काम नहीं लेना, इसको हमने यूज नहीं करना, क्योंकि ये फला देवता है, जो लात मनात और इस किस्म के देवता थे, उन देवताओं के नाम पे उसको आजाद छोड़ दिया जाता था। हालांकि अल्लाह ताला ने ऑब्वियसली जो जानवर बनाए हैं उनकी परमिसिबिलिटी है कि वो इंसानों के इस्तेमाल के लिए बनी है, सवारी के लिए बनी है, खाने के लिए बनी है। तो ये क्या करते थे, ये देवताओं के नाम पर उनको छोड़ देते थे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, उसने कहा कि अल्लाह की पैदा की हुई चीजें बदल दूंगी, यानी अल्लाह की तख्लीक में चेंज करूंगी। तो उसके अंदर हम इस वक्त देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो हमारी जो बेसिक क्लास है वो आयत के इस सेक्शन के साथ कनेक्टेड है कि अल्लाह ताला की तख्लीक को बदल दूंगा, मैं इनके अंदर ऐसी ख्वाहिशें उभारूंगा, यानी ऐसी इनको टेम्प्ट करूंगा कि ये अल्लाह ताला की तख्लीक को बदल देंगे। जो कि हम देख रहे हैं आजकल सर्जरीज हो रही हैं मुख्तलिफ, खूबसूरती तो चले एक फैक्टर है, इवन हम देखें कि जेनेटिक लेवल पे क्या हो रहा है, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड है उसके अंदर ये मुख्तलिफ चीजों के जो जीन्स हैं वो एक जगह से निकाल के दूसरी मखलूक के अंदर शिफ्ट कर रहे हैं, नई नई चीजें बना रहे हैं, तखलीक को बदल रहे हैं, क्लोनिंग हो रही है जिसके ऊपर बैन लग गया, जो एक भेड़ से दूसरी भेड़ इन्होंने तैयार की थी। तो बेसिकली जो फितरत के काम है, जब उसमें मुदाखलत शुरू हो जाएगी, तो ये ह्यूमन लिमिट है, ये अल्लाह ताला ने उसकी लिमिट रखी है इंसान की कि इससे आगे नहीं बढ़ना तुम्हें। यानी अल्लाह ताला की अगर जो आप डोमेन में एंटर होने की कोशिश करेंगे या अल्लाह ताला की मखलूक के अंदर चेंजेस करना शुरू करेंगे, तो फिर अल्लाह ताला के गजब के मुस्तहिक होंगे, क्योंकि ये तो शैतान का वादा। तो हमारी जो क्लास है इसमें ये आयत इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज हम इस टॉपिक से रिलेटेड जो ब्यूटी के अंदर, औरतों के अंदर मसले मसाइल हो रहे हैं, उसमें से एक चीज पढ़ने जा रहे हैं। क्विकली हम प्रिंसिपल्स ऑफ शरिया देख लेते हैं। पुराने स्टूडेंट्स को रट चुके होने चाहिए अब तक, नए स्टूडेंट्स के लिए मैं क्विकली एक दफा इसको गो थ्रू कर देती हूँ। फर्स्ट है कि कोई धोखा जायज नहीं है, देयर शुड बी नो डिसेप्शन। ठीक है, इस्लाम में कोई किसी किस्म का धोखा जायज नहीं है, और वो इनफरादी और इज्तमाही लेवल दोनों पर जायज नहीं है। यानी अगर आप रिश्ता करना चाह रहे हैं तो उस रिश्ते के अंदर धोखा जायज नहीं है, अगर आप कोई ट्रेड ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसके अंदर कोई धोखा जायज नहीं है, अगर आपने अपने किसी दोस्त, किसी बहन भाई या किसी भी शख्स से कोई वादा किया है और वादा खिलाफी की, वो भी धोखा है, किसी की अमानत में खयानत की, वो भी धोखा है। तो किसी भी लेवल पर धोखा जायज नहीं। और ब्यूटी के प्रोसीजर्स में वो प्रोसीजर जिसके अंदर आप वो दिखने लगे जो आप ओरिजिनली नहीं है, इसमें मेकअप नहीं आएगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मेकअप जो है वो टेम्पररी है, यानी आप मुंह धोएंगे तो मेकअप उतर जाएगा। लेकिन जो सेमी परमानेंट मेकअप था, जो हमने टैटू वाली क्लास की थी, कि जो चीज आपने पक्की स्किन के अंदर डलवा ली है वो इसके अंदर फिर आ जाएगा डिसेप्शन में। ठीक है, और चेंजिंग क्रिएशन में भी आएगा वो। सेकंड इसका पॉइंट है कि अल्लाह ताला की खलकत के अंदर कोई तब्दीली नहीं करेंगे। ये जो हम अब आज क्लास पढ़ेंगे आगे, उसके अंदर भी यही बात होगी। इसके अलावा जो टैटू वाली क्लास थी उसमें भी यही था कि टैटू जो है वो जो अल्लाह ताला ने हमें जिस्म अमानत दिया है, जब हम उसके अंदर खयानत करेंगे हमें ये जिस्म एज इट इज वापस पहुंचाना है अल्लाह ताला को। ठीक है, जब ये हम मरेंगे तो ये अल्लाह ताला की अमानत है। सो इस जिस्म के अंदर हमें खूबसूरती के लिए कोई चीज करना जायज नहीं है। हाँ, अलबत्ता कोई बीमारी या कोई और चीज हो
उसकी रूलिंग्स डिफरेंट है, लेकिन खूबसूरती के लिए हम जो इसके अंदर टैटू करा लेंगे, या हम अपने जो खूबसूरती के लिए दांतों के रीअरेंजमेंट कराते हैं जिसमें कॉस्मेटिक डेंटल प्रोसीजर्स आ जाते हैं, ये सारे चेंजिंग क्रिएशन यानी हलकत की तब्दीली में आ जाते हैं। नंबर थर्ड है कोई भी ऐसा चीज जो वुजू और गुसल को इनवैलिडेट कर दे, यानी वो पॉसिबल ना हो, जिसमें लेयर आ जाए कोई ऐसी, या कोई ऐसी चीज इन्वॉल्व हो जिसकी वजह से आपका वजू और गुसल का पानी आपके जिस्म तक ना पहुंचे, स्किन तक ना पहुंचे, ऐसे प्रोसीजर्स जायज नहीं है, हलाल नहीं है। नंबर फोर में कोई भी ऐसा प्रोसीजर जिसका नुकसान हो, या नुकसान इतना ज्यादा हो कि जब आप उसको कंपेयर करें तो वो उसके फायदे से बढ़कर हो, यानी अगर नुकसान होना भी है, साइड इफेक्ट आना है, तो वो उसके बेनिफिट को आउटग्रो कर दे, यानी बेनिफिट कम हो और नुकसान अगर आए तो बहुत बड़ा है, तो ऐसे प्रोसीजर भी जायज नहीं है। नंबर फाइव जो है वो ये है कि कोई ऐसा प्रोसीजर जिसमें औरत मर्द जैसी दिखने लग जाए या मर्द औरत जैसी दिखने लग जाए, ऐसे प्रोसीजर, ऐसे ब्यूटी के जो सैलून प्रोसीजर्स हैं या क्लिनिकल, जैसे फॉर एग्जांपल बॉय कट हो गया, ठीक है। अब बॉय कट जो है वो हमें पता है कि उससे मर्दों से मुशाबियत होने लग जाती है औरत की, तो ऐसे कोई भी ट्रीटमेंट्स या फैशन ट्रेंड्स या प्रोसीजर्स सैलून के या डॉक्टर्स के पास जिससे औरत मर्द और मर्द औरत जैसी लगने लग जाए, वो जायज नहीं है, ठीक है। इसी तरह शुड नॉट एक्सपोज ऑरा, ऑरा का हमने एक पूरा सेशन किया था, अगर आपको याद हो, फेक ऑफ बॉडी हेयर का, अगर आप में से कुछ उसको अटेंड करना चाहते हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग चैनल भी मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। ऑरा जो है वो औरतों में सीने से लेकर घुटने तक का जो है वो बेसिकली तो नाभ से घुटने तक है, लेकिन स्कॉलर्स ने ये कहा कि हम इसको एक्सटेंड करते हैं सीने से घुटने तक, वरना एक वक्त ऐसा आएगा जब औरतें अपना सीना खोल के एक दूसरे के सामने बैठने लग जाएंगी, ठीक है, ब्रेस्ट ओपनली एक्सपोज करेंगी, तो सीने से लेके घुटने तक का जो एरिया है वो सतर है, और सतर जो है वो फॉर द पर्पज ऑफ ब्यूटिफिकेशन, खूबसूरती के लिए दिखाना जायज नहीं है दूसरी औरत को सेम सेक्स में, ठीक है। इन्हीं मर्द को तो जायज है ही नहीं, वैसे ही आप ना मैडम को नहीं दिखा सकते, लेकिन औरत का औरत से भी पर्दा है। नंबर सेवन ये है कि कोई भी ऐसा फैशन जो डिसबिलीवर या डेविएंट ग्रुप यानी गुमराहों का या कुफार का फैशन ट्रेंड हो, वो हम नहीं कर सकते, ठीक है। यानी जैसे हमने बात की थी कि बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं वो इस वक्त अपने कपड़े टी शर्ट्स वगैरह ऐसी पहनते हैं जिसके ऊपर कोई जीसस के लिहाज से कोई वर्डिंग्स लिखी होती हैं, या क्रॉस बना होता है, या फैशन ट्रेंड्स में बाल जो है वो पिंक कलर के डाई करा लिए, ये सारी चीजें जो है, बालों को डाई कराने में मसला नहीं है, लेकिन जो पिंक और आप समझे नियॉन ग्रीन और इस किस्म के जो शेड्स होते हैं, ये कुफार की एक फैशन ट्रेंड है, इसमें मुसलमानों के लिए कोई इसके अंदर वो नहीं है, मतलब आप समझें कि मुसलमान ये इस तरह नहीं एक बैड मैनर्स वाली प्रेजेंटेशन है। तो कोई भी ऐसे फैशन जो कुफार के यहाँ से निकला हो और उसके बाद वो मुसलमानों की तरफ आए और मुसलमान उसको अडॉप्ट करें, ऐसे फैशन या ऐसे प्रोसीजर्स जो हैं जो उनको कुफार के जैसे दिखाने लग गए, जैसे हिंदू खवातीन है वो बिंदी लगाती हैं, ठीक है, आईब्रोज के बीच में एक वो स्टिकर सा होता है, तो मुसलमान औरतें वो नहीं लगा सकती क्योंकि वो हिंदू औरतों की प्रेजेंटेशन, ठीक है। इसके बाद नंबर 8 है कि मटेरियल्स जो भी आप यूज करेंगे वो हलाल होने चाहिए, ये बात बड़ी क्लियर है कि अगर कोई ऐसा प्रोसीजर है जिसके अंदर जो चीज इस्तेमाल हो रही है वो हराम है, वो कहीं पेग या इस किस्म की जगहों से आई हुई है, तो वो आपको जायज नहीं है करवाना। नंबर 9 सबसे प्यारी रूलिंग जो अल्लाह ताला की रहमत को शो करती है वो ये कि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जिसमें कोई एबनॉर्मलिटी हो और उस एबनॉर्मलिटी को ठीक करना हो, कोई नुक्स हो जिसको ठीक करना हो, या कोई ऐसी बीमारी हो जिसकी वजह से कोई मसला हो गया हो, तो ये 8 के 8 रूल्स जो हैं वो अल्लाह सुब्हाना ताला हमारे लिए नरम कर देता है और ये नहीं अप्लाई होते। यानी ये 8 के 8 रूल्स जो हमने पढ़े हैं ये इन केस ऑफ फिक्सिंग एबनॉर्मलिटी, कोई नुक्स को ठीक करने या किसी बीमारी की सूरत में ये नहीं अप्लाई होते, ठीक है। सो इसको हम डिटेल में इंशाल्लाह आगे पढ़ते हैं। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो अब आपको क्लियर हो गए होंगे और अब आप खुद इन चीजों को वे करके प्रोज एंड कॉन्स करके हलाल हराम की चीजें समझ सकते हैं इंशाल्लाह। थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर ऑफ स्किन को देख लेते हैं, क्योंकि अगर जिन लोगों ने डेली स्किन केयर रिजीम की क्लास अटेंड की है उनको स्किन का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से पता है, लेकिन नए स्टूडेंट्स के लिए मैं थोड़ा सा उनको बताना चाहूंगी, ताकि क्योंकि बोटॉक्स फिलर का फर्क आपको उस वक्त समझ आएगा जब आपको स्किन के स्ट्रक्चर्स पता होंगे, ठीक है। तो अगर आप ये देखें ये स्किन है, ठीक है, स्किन की ये 3 लेयर होती है, एक ये है एपिडर्मिस, दूसरी है डर्मिस और तीसरी हाइपोडर्मिस है, ठीक है। हाइपोडर्मिस जो है उसके अंदर ये आपका देखें ये खून की नालियां जो होती हैं, आर्टरीज वेन्स जो सप्लाई कर रही होती हैं ये आती हैं, नीचे थोड़ी सी फैट है जिसको सबकुटेनियस टिश्यू या फैट कहते हैं, ठीक है, एडिपोस टिश्यू भी कहते हैं इसको ये।
और इसके नीचे मसल होता है, ठीक है। ये पिंक कलर का जो है वो आपके पट्टे जिसको उर्दू में कहते हैं, सो मसल जो है वो उसके नीचे आता है। अब अगर आप स्किन की पहली लेयर देखें तो ये एपिडर्मिस है, देखें ये यहाँ से ये पिंक और ब्राउन वाली जो है यहाँ तक ये एपिडर्मिस है, और ये जो यूं यूं करके ये जो कर्ली सा सेक्शन है ये एपिडर्मिस और डर्मिस को सेपरेट कर रहा है। उसके बाद ये जो इतना लंबा सा पोर्शन है ये आप सबको नजर आ रहा है, ये डर्मिस कहलाती है, ठीक है। सो स्किन के 90% तकरीबन मसले जो है वो आपके एपिडर्मिस में होते हैं, जिसमें आपकी छाइयाँ, एक्नी और इसके अलावा डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी, एक्नी के धब्बे, सेंसिटिविटी, इस किस्म की चीजें जो है और फाइन लाइंस भी इवन जो जिसको हम प्रीमेच्योर एजिंग कहते हैं, वो आपकी एपिडर्मिस ये पहली लेयर में होती है, ठीक है। डर्मिस जो है उसके मसले अलग होते हैं। डर्मिस के अंदर क्या होता है कि एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम हाइलुरोनिक एसिड कहते हैं, और उस जेली लाइक स्ट्रक्चर के अंदर फिर मुख्तलिफ कोलेजन, इलास्टिन आप सबने नाम सुने होंगे, ये इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, प्रोटीन फाइबर्स होते हैं जो कि स्किन को एजिंग का अमल बेसिकली, यानी जो प्राइमरी एजिंग होती है वो आपकी डर्मिस में होती है, ठीक है। ये जो आपकी सॉरी मेरा कर्सर घूम जाता है बार बार, डर्मिस जो है इसके अंदर ये वाली जो लेयर है इसमें प्राइमरीली आपकी जो प्रॉपर एजिंग है जिसमें डीप लाइंस और सैगिंग वगैरह है वो आपकी डर्मिस, और कुछ हद तक उसमें फैट का रोल होता है तो वो हाइपोडर्मिस में भी हो रही होती है, ठीक है। इसके अलावा क्विकली अगर हम देखें तो आपका बालों की जो जड़ है वो डर्मिस में होती है, ये आपका सिबेशियस ग्लैंड है जो सीबम बनाता है, इसका भी फिलहाल काम नहीं है लेकिन मैं आपको क्विकली जस्ट बता रही हूँ, ठीक है। ये तेल बनाने वाला ग्लैंड है जो कि जब हमें ऑयली स्किन होती है तो इसका काम बहुत ज्यादा हो जाता है, और ये स्वेट ग्लैंड है, ठीक है। ये पसीने वाला ग्लैंड है, इसकी डग डायरेक्ट स्किन में खुलती है। सो ये एक जनरल स्ट्रक्चर है। इसमें हमारा जो आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है बोटॉक्स और फिलर। अब आसान अल्फाज में अगर आपको मैं बताऊं तो बोटॉक्स जो है ना वो काम करता है इधर, ये जो लेवल है, ठीक है, मसल का लेवल, बोटॉक्स यहाँ काम करता है, और फिलर जो है वो आपके इस लेवल पे काम कर रहा होता है, ये डर्मिस के लेवल पे, ठीक है। सो यानी ये कि जो फिलर है वो सुपरफिशियल है, वो यहाँ से आप नीडल डालेंगे और यहाँ पर जो है वो एक जो चीज है जो इंजेक्शन है वो आप उसका लगाएंगे, और ये जो जगह है डर्मिस वाली ये भर जाएगी, ठीक है। और जो बोटॉक्स है वो आप ऑल द वे ऊपर से आएंगे, यहाँ से आएंगे, ये क्रॉस करते 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 यहाँ मसल पे आएंगे और इधर इंजेक्ट करेंगे, और वो फिर इधर काम करेगा। वो हम आगे देखते हैं कि कौन क्या काम कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा आपके दिमाग में ये विजुअली क्लियर होना चाहिए कि बोटॉक्स और फिलर कहाँ काम करेंगे, ठीक है। सो बोटॉक्स जो है वो डीप है, वो मसल पे काम कर रहा है, और फिलर जो है वो सुपरफिशियल है, वो डर्मिस के लेवल पे इस जगह पे इन जगहों पर काम कर रहा है, उसने मसल के लेवल तक नहीं जाना, ठीक है। सो आगे चलते हैं। अब हम आते हैं ये अच्छा, मैंने कोशिश ये की है कि मैं जितनी आसान लैंग्वेज और जितनी मिनिमम आपके को अंडरस्टैंडिंग के लिए एक चीज चाहिए वो बताऊं, क्योंकि इसमें आगे पूरी आप समझें कि पूरी पूरी बुक्स हैं जो बोटॉक्स फिलर्स पे लिखी हुई हैं, लेकिन ये कि हम ऑब्वियसली उतनी डिटेल में नहीं जाना चाहते क्योंकि जब उसकी जरूरत भी नहीं है, और जो चीज हमें समझनी है हमें मोटी मोटी चीजें समझनी है, ठीक है। सो बोटॉक्स की देखें मैंने पिक्चर अटैच की है, ये एक बेसिकली एक ब्रांड है जिसका नाम ही बोटॉक्स है, इसके अलावा और भी नाम के बोटॉक्स आते हैं, यानी ये आप समझे जैसे पैरासिटामोल फॉर्मूला था, तो पैरासिटामोल के नाम से ही एक दवा पैरासिटामोल आती थी, लेकिन फिर उसके बाद पैरासिटामोल जो केमिकल फॉर्मूला है उसी नाम से डिस्प्रोल और मुख्तलिफ और टेलेनॉल और इस तरह की दवाएं आना शुरू हो गई। सो बोटॉक्स एक समझेंगे फॉर्मूला है, केमिकल एक है, और उसमें बोटॉक्स के नाम से ही एक रजिस्टर्ड प्रोडक्ट आती है जिसकी मैंने ये पिक्चर अटैच की है, ये बॉटल। इसके अलावा डिस्पोर्ट के नाम से भी आती है, और भी मुख्तलिफ नाम से हैं जो आहिस्ता आहिस्ता कुछ नए ब्रांड्स जो है वो FDA अप्रूव करता जा रहा है। इसके अलावा चाइनीज, कोरियन और मुख्तलिफ और बहुत सारी प्रोडक्ट्स आती हैं जिनको मैं बहुत डिस्करेज करती हूँ, क्योंकि जब हम आगे इसके नुकसानात पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इवन जो ब्रांडेड प्रोडक्ट है उसके भी बहुत नुकसान आते हैं, तो जो बिल्कुल ही अप्रूव्ड प्रोडक्ट नहीं है जिसका कुछ पता ही नहीं है वो बहुत ज्यादा लीथल हो सकती है। चाइनीज और जो कोरियन और इस किस्म की प्रोडक्ट्स हैं बोटॉक्स के अंदर जो FDA से अप्रूव नहीं है, उनको तो मैं बिल्कुल ही आप समझे कि टोटल नो, उनको हाथ भी नहीं लगाना। अच्छा, बोटॉक्स क्या चीज है? बोटॉक्स जो है ना वो बेसिकली एक न्यूरोटॉक्सिन है। न्यूरोटॉक्सिन, न्यूरो का मतलब होता है नर्व्स, जो आपकी डिफरेंट सिग्नल्स लेके जाती हैं पूरी बॉडी में। नर्व्स आप सबने नाम सुना होगा, न्यूरो नर्व से है, ठीक है। जैसे न्यूरोलॉजिस्ट होता है वो ब्रेन और जो नर्व्स और आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसका डॉक्टर होता है, ठीक है। और न्यूरो सर्जन जो है वो ब्रेन का सर्जन होता है। तो न्यूरो का मतलब ब्रेन से रिलेटेड या नर्व से रिलेटेड कोई चीज है। टॉक्सिन जो है वो इंग्लिश में या मेडिकल की टर्म में जहर को कहते हैं,
ठीक है। सो न्यूरोटॉक्सिन का मतलब है जैसे कुछ सांप होते हैं उनके जो जहर होता है वो न्यूरोटॉक्सिन होता है, ठीक है। और कुछ का जो है वो ब्लड पे अफेक्ट करता है और फिर डिफरेंट डिफरेंट कुछ का मसल्स पे अफेक्ट करता है। तो बोटॉक्स जो है वो न्यूरोटॉक्सिन है, यानी एक ऐसा जहर है जो कि नर्व्स पे अफेक्ट करता है। और ये जहर कौन बना रहा है? एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम, ठीक है। नाम बेशक आप भूल जाएं। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम के बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल ये बता दूं कि ये वही टॉक्सिन है, ये वही बैक्टीरिया है जो बॉटुलिज्म के नाम से एक बीमारी होती है। छोटे बच्चों में खुदा ना खास्ता अगर ये बीमारी हो जाए तो उसको फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम कहते हैं, जिसके अंदर बेसिकली ये मसल्स को पैरालाइज कर देता है और सांस और दम घुटने लग जाता है। और ये काफी एक लीथल किस्म की फैटल बीमारी है, ठीक है। तो ये सेम बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम, लेकिन उसका जो जहर है उसको आप समझें कि एक तरह से डीएक्टिवेट किया जाता है ताकि वो बीमारी ना फैला सके, और सिर्फ स्पेसिफिक जिस मसल या जिस जगह पर लगाया जाए ये उसी जगह पर काम करे और बाकी जिस्म में ना फैले, ठीक है। सो आपको आपकी नॉलेज के लिए इतना याद रखना जरूरी है कि बोटॉक्स एक बैक्टीरिया का जहर है जिसको डीएक्टिवेट किया जाता है ताकि वो बीमारी ना फैलाए, लेकिन जिस काम के लिए उसको लगाया जा रहा है वो सिर्फ उस स्पेसिफिक एरिया में वो काम परफॉर्म कर ले, ठीक है। क्योंकि हमने ये याद है बात की थी कि बोटॉक्स मसल में लगता है, ठीक है। तो जब आप मसल में लगाएंगे तो इसका मतलब ये कि वो स्पेसिफिकली जिस जगह पे आप लगाएंगे वो उसी मसल के ऊपर काम करेगा, बाकी जिस्म में नहीं फैलेगा। इसके बाद जो अगली चीज है कि ये जो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम है, ये बैक्टीरिया का नाम है। ये टेटनस, जो आप सब ने हम सबको पता है बचपन से, टेटनस के इंजेक्शन, टेटनस के टीके लगते हैं। रोड पे गिर जाएं कभी या कोई कील या कोई जंग वाली चीज से कभी चोट लग जाए तो फौरन डॉक्टर कहते हैं कि बच्चे को या जो बड़ा भी अगर हो उसको कहते हैं कि टेटनस का टीका लगवा देना। तो ये जो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम है, ये क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, ये सेम बहन भाई है समझे, ठीक है। सो सेम फैमिली है, बैक्टीरिया है और ये इनके सिर्फ जो बीमारी है उसमें टेटनस और बोटुलिज्म में फर्क है थोड़ा सा, लेकिन ये कि बहन भाइयों वाला काम है, सेम फैमिली है इनकी। क्लोस्ट्रीडियम फैमिली है और आगे बोटुलिनियम और टेटनाई का फर्क है। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम जो है, ये जो बैक्टीरिया है जिससे बोटॉक्स बन रहा है, ये नेचुरली अगर हम देखें तो आपके इर्द गिर्द मिट्टी में होता है। डस्ट जो हमारे घरों में जो हम डस्टिंग करते हैं, जो मिट्टी आती है उसमें होता है। इसके अलावा पानी, उसमें साफ या गंदे पानी का चक्कर नहीं है, किसी भी पानी में हो सकता है। वेजिटेशन जो घास फूस इर्द गिर्द और आप फूल पौधे और जो आपकी दरख्त लगे हैं उनके उनमें होता है। इसके अलावा घरेलू और जंगली दोनों तरह के जो जानवर हैं उनके अंदर भी पाया जाता है, ठीक है। सो ये आपके इर्द गिर्द नेचुरली मौजूद होता है। और इससे हमें जनरली, इसीलिए हम कहते हैं कि डस्टिंग भी करते रहा करें और सफाई का ख्याल रखें। और मिट्टी में से जब आप कोई गार्डनिंग शार्डनिंग का काम करके आए तो फिर आके हाथ धो लें, क्योंकि ये जैसे टेटनस होता है वो आपको पता है रोड के ऊपर इसीलिए जब गिरते हैं तो लगाते हैं, क्योंकि ये आपके इर्द गिर्द एनवायरमेंट में मौजूद होता है। अब जो इसका टॉक्सिन है जो कि हमारे पास इस बोतल की फॉर्म में आ रहा है, इस बॉटल को जब हम देखते हैं, जब हमारे पास एज अ डॉक्टर हम ऑर्डर करते हैं और ये बॉटल आती है, तो इस बॉटल की बेस में देखें, एक मिनट रुकिए, मैं कर्सर मेरा बार बार गायब हो जाता है। ये बिल्कुल इस जगह पे है, जब हम देखते हैं तो यहाँ पर व्हाइट कलर का एक रिंग होता है जो पाउडर का, बिल्कुल बारीक सा पाउडर होता है और सफेद सा। ये नहीं, अक्सर अगर कोई उसको नॉर्मल बंदा देखे तो वो कहेगा खाली बोतल दे के चला गया है, ठीक है। लेकिन ये कि वो पाउडर होता है जो रिंग की फॉर्म में यहाँ नीचे बैठा होता है। और जब हमारे पास ये शिपमेंट आती है तो हमें वो वेंडर कहता है कि आप इसको फ्रीजर में रखिएगा, ठीक है। तो ये फ्रोजन चेन के अंदर आता है, यानी इसको आप रूम टेम्परेचर या फ्रिज में नहीं रख सकते। ये जब आएगा तो ये इस तरह यहाँ पर रिंग होता है पाउडर, और फिर जब हमने पेशेंट को लगाना होता है या डॉक्टर जो है उसने उसको तैयार करना होता है तो फिर उसमें नॉर्मल सेलाइन वो डालता है और फिर डाल के हल्के हल्के शेक करता है और ये एक ट्रांसपेरेंट पानी की तरह का एक लिक्विड तैयार हो जाता है और फिर वो इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है। और जब एक दफा इसको तैयार कर लिया जाता है तो फिर इसको फ्रिज में रखते हैं, फिर इसको फ्रीजर में नहीं रखते, यानी जब तक आपने इसके अंदर नॉर्मल सेलाइन नहीं डाला तो ये फ्रीजर में रहेगा और उसके बाद ये तैयार होने के बाद फ्रिज में आ जाता है। अब जो आपने कॉम्पोजिशन बनाई है, ये जो आपके पास बोतल आई है, इसके अंदर तीन चीजें। एक तो इसके अंदर बोटुलिनियम, यानी वो जो टॉक्सिन है जो जिसको हम बोटॉक्स कह रहे हैं, टाइप ए, इसकी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, तो टाइप ए जो है वो इस्तेमाल होता है ह्यूमंस के अंदर। ये होता है मौजूद। इसके अलावा एक कंपोनेंट होता है ह्यूमन एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन जो है वो वैसे तो जब हम अपने इर्द गिर्द देखें तो जो अंडा हम खाते हैं उसकी सफेदी एल्ब्यूमिन होती है, ठीक है। या जब कुछ लोग एलएफटीज अपने कराते हैं तो उसमें आप एल्ब्यूमिन की रेशियो आती है मुख्तलिफ, यानी आप देखते हैं कि लिवर सही काम कर रहा है यानी। सो ह्यूमन एल्ब्यूमिन जो है वो एक कंपोनेंट है, एक प्रोटीन है
वो भी इस वॉइल के अंदर, ये जो एक शीशी आती है आपके पास, इसमें बोटुलिनियम का टॉक्सिन होता है, बोटॉक्स, ठीक है। साथ में एक प्रोटीन ह्यूमन एल्ब्यूमिन होता है, और सोडियम क्लोराइड, थोड़ा सा नमक टाइप, ये इसकी मिक्सिंग होती है जो प्रेपरेशन आपके पास आती है, उसके अंदर ये 3 चीजें होती हैं। अब याद रखने की बात ये है, देखें अभी हम इसके ऊपर हराम या हलाल का फतवा नहीं लगा रहे, ठीक है, अभी तो हम पढ़ रहे हैं ये चीज कि ये जायज है या नहीं, ये हम एंड में देखेंगे। हम अपने स्टेंसिल के ऊपर चीजें फिट करेंगे और देखेंगे और टिक करते जाएंगे और क्रॉस करते जाएंगे, ठीक है। सो ह्यूमन एल्ब्यूमिन का आपने ये याद रखना है कि ह्यूमन एल्ब्यूमिन जो है वो खून में से आएगी, ठीक है, यानी ह्यूमन के ब्लड में से आएगी। तो वॉइल के अंदर जो ह्यूमन एल्ब्यूमिन है वो इंसानी खून के अंदर से निकाल के इसके अंदर डाली जा रही है, ठीक है। सो ये पॉइंट आपने याद रखना है। उसके बाद काम क्या कर रहा है, काम बेसिकली ये कर रहा है कि जो बोटॉक्स है वो जब लगाया जाता है तो जो पतली बिल्कुल बारीक सिरिंज होती है, इंसुलिन सिरिंज, उसके साथ ये लगाया जाता है। और ये कहाँ लगाते हैं, ये जब मसल में लगाते हैं तो करता ये क्या है कि ये मसल को बेसिकली पैरालाइज कर देता है। पैरालाइज की उर्दू में मुझे ट्रांसलेशन नहीं आती, लेकिन पैरालाइज आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि जब आप किसी मसल के अंदर ये इंजेक्ट करेंगे तो वो मसल काम करने की सकत, यानी जो उसके कॉन्ट्रैक्ट, यानी आप समझे कि स्क्वीज करने की या कॉन्ट्रैक्ट करने की, यानी जैसे हम, आप देखें ना कोई चीज बाल्टी उठाते हैं तो हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हम जमीन से बाल्टी ऊपर उठाते हैं ना पानी की। या अगर हम लेट्स सपोज के जूते पहनने हैं और अगर हमने अपनी पाँव ऊपर करके जूते पहने हैं तो हमारे लेग्स के मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सिकुड़ते हैं, तो हमारा पाँव ऊपर उठता है। तो सिमिलरली जो आपकी मुख्तलिफ चीजें होती हैं, स्पेशली एक्सप्रेशन लाइंस वगैरह जैसे हैं, तो ये आपकी मसल्स के कॉन्ट्रेक्शन से सुन हो जाना। जी थैंक यू, थैंक यू, ये 2 लोगों ने मुझे जवाब दिया है। पैरालाइज को सुन हो जाना, ठीक है, उसको पैरालाइज को उर्दू में कहते हैं सुन हो जाना या सो जाना, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि मेरा पाँव सो गया है, तो वो एक्चुअली टेम्परेली सोता है, वो पैरालाइज तो नहीं होता, लेकिन ये कि सुन हो जाता है। सो ये क्या करते हैं, आप जब मसल में लगाएंगे तो मसल जो है उसकी सिकुड़ने की, जो कॉन्ट्रैक्ट करने की एबिलिटी खत्म हो जाएगी, ठीक है, और वो रिलैक्स कर जाएगा। यानी एक समझे ना कि अब अम्मी है, अम्मी बच्चे को डांटेंगी तो बच्चा पढ़ने के लिए उठेगा ना, ठीक है। तो अब अगर अम्मी डांटेंगी नहीं तो बच्चा तो रिलैक्स हो जाएगा, बच्चा कहेगा मुझे पढ़ने की क्या जरूरत है। तो सिमिलरली जब आप बोटॉक्स लगाते हैं तो आप वो अम्मी को सुला देते हैं और जो बच्चा है वो रिलैक्स हो जाता है, यानी जो मसल है वो काम करना छोड़ देगा, सही। सो ये क्या कर रहा है, ये या तो आपका मसल को रिलैक्स कर रहा है, या जो उस मसल को जो अम्मी हुक्म दे रही है वो अम्मी के मुंह पर टेप लगा देगा, यानी वो नर्व को ब्लॉक कर देता है, ठीक है। या वो नर्व जो अम्मी की कन्वर्सेशन होगी बच्चे के साथ, या उन्होंने उसको पिटाई करके जो उठाना है वो पिटाई करने की एबिलिटी खत्म कर देगा, तो या तो अम्मी का मुंह बंद कर देगा या अम्मी के हाथ बांध देगा, ठीक है। सो यानी आई होप कि ये फनी सी एग्जांपल है, लेकिन आपको क्लियर हो रहा होगा कॉन्सेप्ट कि मसल जो है वो पैरालाइज हो जाता है, नर्व जो उसको कंडक्ट कर रही है, जो सिग्नल लेके आ रही है सिकुड़ने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, वो नर्व ब्लॉक हो गई। तो जब मैसेज ही नहीं मिल रहा तो मसल ने काम कैसे करना है, ठीक है। ये सारी चीज जो है, ये प्रोसीजर जो इंजेक्शन लगाने होते हैं, ये तकरीबन 10 से 15 मिनट का प्रोसीजर होता है, डिपेंडिंग अपॉन के कहाँ का कर रहे हैं। कुछ जो जैसे अगर मुख्तलिफ नेक के ऊपर अगर आप काम कर रहे हैं, नेक के मसल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, तो फिर उसमें टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन यूजुअली मैक्सिमम हाफ एन आवर का ये प्रोसीजर होता है। और एक जो आप एक सिटिंग में जब ये करवाते हैं बोटॉक्स फिलर, तो ये तकरीबन 3 से 6 मंथ्स तक लास्ट करता है, डिपेंडिंग अपॉन पर्सन टू पर्सन, ठीक है। यानी आपको डिपेंड करता है कि कौन, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, कुछ लोगों का 3 से 4 महीने में इफेक्ट खत्म होने लग जाता है, कुछ लोगों का 6 महीने तक भी रहता है, ठीक है। अच्छा अगली साइड पे आ जाते हैं हम, अब आते हैं यूजेस पे। अच्छा, क्योंकि ब्यूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम सुनते ही रहते हैं कि बोटॉक्स, अक्सर आप टीवी पे जो आंटियों को देखते होंगे तो आप सोचती होंगी कि बड़ा एक नॉर्मल सा टर्म हो गया कि अगर कोई बूढ़ी खातून जो पुरानी फिल्म की हीरोइन है, या कोई पॉलिटिशियन है, या कोई जो 50-60 साल की है और वो देखने में जवान लग रही हैं, तो पहले मुंह से अक्सर आप इंस्टाग्राम वगैरह पे भी देखते हैं कि नीचे कमेंट्स में लिखा होता है कि बोटॉक्स फिलर का कमाल है, ठीक है। तो ये तो हमें बहुत अच्छी तरह पता है कि बोटॉक्स जो है वो इस किस्म की चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन थोड़े से हम इसके मेडिकल यूजेस भी देख लेते हैं कि बोटॉक्स जो है वो हाइपर हाइड्रोसिस एक कंडीशन होती है जिसके अंदर एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही होती है अंडर आर्म्स में। और अंडर आर्म्स में इतनी स्वेटिंग होती है कि अक्सर जो खवातीन आती हैं ये कंप्लेन लेके हाइपर हाइड्रोसिस की, वो कहती हैं कि हमारे कपड़ों के जो रंग हैं वो बकायदा उड़ जाते हैं।
अंडर आर्म्स पे से, यानी स्पेशली लॉन वगैरह के जो कपड़े हैं गर्मियों में जो होती है, तो वो कहती हैं कि इतनी स्वेटिंग होती है कि वो हमारे वहां से वो जगह कपड़े खराब हो जाते हैं, और ऑब्वियसली स्वेटिंग की वजह से स्मेल होती है, बॉडी ओडर का प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। सो इस किस्म के प्रॉब्लम होते हैं। तो हाइपरहाइड्रोसिस के अंदर जो है वो बोटॉक्स इंजेक्ट कर दिया जाता है अंडर आर्म्स के एरिया में, जहां पर स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, वो एक्सेसिव प्रोडक्शन हो रही होती है पसीने की, और पसीने प्रोड्यूसिंग जो स्वेट ग्लैंड्स हैं उनको फिर समझे कि सुला दिया जाता है, पैरालाइज कर दिया जाता है, ताकि वो एक्सेसिव स्वेट ना प्रोड्यूस करें। ठीक है, इसी तरह एक सर्वाइकल डिस्टोनिया एक प्रॉब्लम होती है, जिसके अंदर सर्वाइकल कहते हैं नेक को, और डिस्टोनिया DYS का मतलब होता है एबनॉर्मलिटी। ठीक है, कोई भी डिसफंक्शन जिस जैसे आप कहते हैं। ठीक है, सो कोई भी एबनॉर्मल चीज हो रही है, और टोनिया टोन से, यानी सर्वाइकल का मतलब गर्दन, गर्दन के जो मसल्स हैं उनकी टोन, यानी आप समझें कि वो ज्यादा टाइट हो जाते हैं। तो ज्यादा टाइट हो जाते हैं तो गर्दन एक साइड को जैसे मुड़ जाती है, या एक तरफ को ठहर जाती है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है कि हेड और आपका जो है ना वो एक तरफ को मुड़ जाता है। तो ये बड़ी अनकंफर्टेबल पोजीशन है। आप दूसरी तरफ हेड मोड़ने की कोशिश करते हैं तो मसल क्योंकि स्पाज्म में गया होता है, वो अकड़ा हुआ होता है, तो सर मुड़ नहीं रहा होता दूसरी तरफ। तो उस केस में फिर जिस तरफ का मसल कॉन्ट्रैक्ट किया होता है उस तरफ के मसल में भी बोटॉक्स इंजेक्ट करके उस मसल को पैरालाइज कर देते हैं, और फिर पेशेंट जो है वो ईजी हो जाता है, कंफर्टेबल हो जाता है। इसी तरह माइग्रेन, क्रॉनिक माइग्रेन के जो पेशेंट्स हैं, ये उसके ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है, क्योंकि जैसे हमने कहा कि नर्व ब्लॉक करता है। तो ये क्या होता है कि जिन लोगों को महीने में 10 तकरीबन 2 हफ्ते का एक एवरेज टाइम पीरियड है कि अगर उनको 30 में से 14 से 15 दिन माइग्रेन का अटैक रहता है, तो ऐसे पेशेंट्स जो हैं वो आइडियल कैंडिडेट होते हैं। लेकिन ये जो माइग्रेन वाला काम है ये न्यूरोलॉजिस्ट करेगा, ये डर्मा वाला, स्किन वाला डॉक्टर नहीं करेगा। ये जो नर्व्स के डॉक्टर्स होते हैं, जो ब्रेन के डॉक्टर हैं, न्यूरोलॉजिस्ट, वो ये इंजेक्ट करते हैं, और ये फिर उस नर्व के अंदर इंजेक्ट कर देंगे, और नर्व पैरालाइज हो जाएगी। तो उससे ये होगा कि आपको टेम्परेरी रिलीफ मिल जाएगा माइग्रेन से। इसी तरह बोटॉक्स इंजेक्शन जो है वो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस एक बीमारी होती है। बीमारी तो नहीं कहूंगी, एक आप समझें कि डिसेबिलिटी टाइप चीज है, जिसमें यूरिन होल्ड करके रखना है, यानी जो पिशी है वो निकल जाती है। ठीक है, क्योंकि जो यूरिनरी ब्लैडर है, जो मसाना कहते हैं आई थिंक उसको उर्दू में, वो ओवर एक्टिव होता है, वो बहुत एफिशिएंट बन के वो जल्दी जल्दी काम कर रहा होता है। तो जैसी पिशी जमा होती है वो जल्दी से उस कॉन्ट्रैक्ट करके और वो निकालने लग जाता है बाहर। तो इस कंडीशन के अंदर फिर बोटॉक्स जो है वो यूरिनरी ब्लैडर मसाने के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है, और उसके मसल्स को पैरालाइज किया जाता है, पार्शियली डिपेंडिंग अपॉन, अगेन ये भी डर्मेटोलॉजिस्ट का काम नहीं है। इस ये स्पेसिफिकली अलग अलग डॉक्टर्स हैं जो इसको डील करते हैं। तो उसमें ये होता है कि ये इनकॉन्टिनेंस जो एक पिशी निकल जाती है और रोकी नहीं जाती, ये उसको फिर ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह सेरेब्रल पाल्सी एक बीमारी होती है, जिसके अंदर जो मसल्स होते हैं वो अगेन कॉन्ट्रैक्चर का मतलब ये कि सुकड़ के, जैसे आप समझें कि जो आपके हाथ पांव हैं वो सेंटर की तरफ जरा सुकड़ के, जैसे इंसान ओवरऑल अगर आप उसको देखें तो वो चुरमुर हो जाता है। सो ऐसे केसेस में फिर अगेन मसल्स जो है क्योंकि टाइट होके सिकुड़ जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं बहुत ज्यादा, तो उन मसल्स के अंदर फिर ये इंजेक्ट कर किया जाता है ताकि वो थोड़ी सी रिलीफ मिले, पेशेंट थोड़ा सा सीधा हो जाए। स्ट्रैबिस्मस जो है वो आंखों की बीमारी होती है, जिसके अंदर, जिसको हम उर्दू में भेंगापन कहते हैं, उसके लिए भी बोटॉक्स यूज होता है। इसमें क्या होता है कि जो आंख होती है वो बेसिकली उसके इर्द गिर्द अंदर जो हमारी, हमें नजर नहीं आती, हमें बाहर से तो सिर्फ आईलिड्स नजर आते हैं, लेकिन आंख के अंदर मसल्स होते हैं। जैसे जब हम राइट देखते हैं या हम लेफ्ट देखते हैं और ऊपर और नीचे देखते हैं, तो हमारे 4 मसल्स हैं दोनों आंखों के साथ लगे, जो उसको राइट लेफ्ट अप एंड डाउन मूवमेंट करवाते हैं। यानी आप समझे एक बॉल है, और बॉल के ऊपर नीचे राइट और लेफ्ट जो है वो 4 बंदे खड़े होकर उसको अपनी अपनी तरफ खींचते हैं, तो बॉल राइट लेफ्ट अप एंड डाउन होती है। सो इसमें जो भेंगापन या स्ट्रैबिस्मस होती है, इसके अंदर क्या होता है कि कोई एक बंदा जो है, वो जो 4 बंदे बॉल को खींच रहे हैं उसमें से कोई एक बंदा जो है वो ज्यादा मजबूत है, ज्यादा स्ट्रांग है, या दूसरा ज्यादा वीक है, तो वो एक तरफ को जो बॉल है वो खिंची रहेगी। तो उसके लिए फिर क्या होता है कि वो जो बंदा ज्यादा स्ट्रांग है उसको बोटॉक्स लगा दिया जाता है, ताकि उसको सुकून आ जाए, वो थोड़ी देर के लिए पैरालाइज हो, तो आंख जो है वो अपनी सेंटर पोजीशन पे आ जाए। सो इसके लिए भी यूज होता है। इसके अलावा जो लास्ट यूज है वो मैंने सबसे उसको लीस्ट इंपॉर्टेंस इसलिए दिए नीचे रखा है, क्योंकि ये तो पता ही है सबको कि कॉस्मेटिक पर्पस के लिए यूज हो रहा है। इसमें जो आपकी क्रोज फीट होती हैं, वो लाइनें जो आंखों के गिर्द, जो आंखों का जो आउटर बॉर्डर है, जब हम लाइनर लगाते हैं तो जहां पर हम विंग खींचते हैं उसका लाइनर का, उस जगह पे जो क्रोज फीट वो लाइनें बनती है। अब उसको क्रोज फीट क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर आपने गौर किया हो, कभी कौवों को देखा हो, तो उनके पाँव को देखिएगा,
उनके पाँव जो है वो सेंटर से जैसे एक वी की शेप में एक एक जगह जुड़े होते हैं जहां पर उनकी टांगे होती हैं, और उसके बाद वो फैलते हैं, यानी 4 या 5 पंजे जो भी जितने होते हैं उनके उंगलियां, वो फैलती हैं। तो क्रोज फीट का मतलब ये कि जो आंख कौवे की टांग है वो आप समझेंगे, इमेजिन करें कि आप आई के एज पे रखें और जो उसकी उंगलियां हैं वो फैल रही हैं पेरिफ्री की तरफ, तो ये क्रोज फीट इसलिए इसको कहा जाता है। फ्राउन लाइंस होती हैं जो आपके फोरहेड पे आती हैं। जो लोग फोरहेड के साथ एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा देते हैं तो फ्राउन लाइन उनके फोरहेड पे लाइनें आ जाती हैं। 11 कहते हैं जो आपकी जो गुस्सा बहुत ज्यादा करते हैं, तो गुस्सा करते हैं तो आपकी आईब्रोज के बीच में 11 दो लंबी लंबी खड़ी डंडी जैसी सीधी 1 1 लग रहा होता है, लाइनें बन जाती हैं वर्टिकल, उनको 11 कहते हैं। इसी तरह नेफरटीटी नेक लिफ्ट होती है, ये गर्दन के ऊपर। नेफरटीटी एक इजिप्शियन क्लोपेट्रा के जमाने में आई थिंक उसके बाद एक क्वीन थी जिनकी नेक बहुत मशहूर थी, लंबी और खूबसूरत और टाइट नेक, तो उनके नाम पे नेफरटीटी नेक लिफ्ट होता है, जिसके अंदर नेक के ऊपर बोटॉक्स लगा के और उसको टाइट और जो पूरी जॉ की शेपिंग है वो की जाती है। ठीक है, सो ये इसके यूजेस हैं। अब ये भयानक तस्वीर देखें और फिर साइड इफेक्ट्स भी सुने इसके। तस्वीर में थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दूं। ये खातून है, अच्छी भली खातून है, ये देखें, ये बिफोर है। इनको जरूरत नहीं थी लेकिन वैसे जो आपको पता है शौकिया लोगों को शौक होता है, और ये मशहूर ब्लॉगर है बेसिकली। सो उन्होंने फिर ये शेयर की अपनी सारी जर्नी, जो बोटॉक्स गॉन रॉन्ग की जर्नी थी, जिसके अंदर उन्होंने अपनी ये फोरहेड और ये वाली जो ये जो क्रोज फीट इस जगह पे होते हैं उसके लिए बोटॉक्स कराया। और इसमें क्या होता है कि इसके साइड इफेक्ट में इफ बोटॉक्स गोज रॉन्ग तो यहाँ पर जो मसल, जो आपकी आईलिड का मसल है, क्योंकि जब इसमें इंजेक्ट करते हैं तो यहाँ से इंजेक्ट करते हैं, इसकी टेक्निक बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपकी टेक्निक गलत यूज हुई है, आइडियली इसमें अगर आप ऑपोजिट साइड से खड़े होकर इंजेक्ट करेंगे तो नीडल यहाँ डलेगी, तो नीडल की जो मुंह है वो अंदर स्किन में यहाँ जाएगा। लेकिन अगर आप सेम साइड से, थोड़ा सा टेक्निकल बात होगी, आई थिंक आप लोगों की जरूरत नहीं, लेकिन बहरहाल अगर आप इस साइड से खड़े होकर इंजेक्ट करेंगे तो क्या होता है कि आपने नीडल डाली तो यहाँ से है, लेकिन जब वो यहाँ पहुंचेगी तो कभी कभी चांस है कि वो इस मसल, ये जो मेरे कर्सर को जरा फॉलो कीजिएगा, कि आपने नीडल डाली यहाँ से लेकिन वो यहाँ कहीं अंदर चली जाए, तो ये जो आपकी आईलिड का मसल है ना वो पैरालाइज हो जाए। तो जब आईलिड का मसल पैरालाइज हो गया तो आपकी लिड गिर गई। ठीक है, सो इसको कहते हैं लिड ड्रूप। ये देखें साइड इफेक्ट में मैंने लिड ड्रूप लिखा है। और ये अनफॉर्चुनेटली किसी के साथ भी हो सकता है, यानी बड़े बड़े मशहूर और बड़े आप समझें कि पुराने प्रोफेसर लेवल के जो लोग हैं वो भी कोई ये क्लेम नहीं कर सकता कि हमारे बोटॉक्स से साइड इफेक्ट नहीं आएगा। हमेशा याद रखिए कि आप कहीं पर भी जाएंगे इस किस्म के प्रोसीजर इंजेक्टेबल्स के लिए तो सबसे पहले आपकी कंसल्टेशन वगैरह होके जो आपके साथ डिसाइड होगा, उसके बाद आपको एक कंसेंट फॉर्म दिया जाएगा। कंसेंट फॉर्म के ऊपर ये साफ साफ लिखा होता है कि इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग तो डॉक्टर और उसका स्टाफ रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, यानी आप उसको सू नहीं कर सकते, आप उसको कुछ नहीं कह सकते। तो जो आपकी शक्ल के अंदर बिगाड़ आएगा फिर वो आप जाने और आपका अल्लाह जाने, और फिर अल्लाह ताला तो जो दुनिया में तो जो बेइज्जती हो रही है, आखिरत में जो होगा वो अलग है। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली अल्लाह ताला जो है वो इस किस्म की छेड़छाड़ को मना किया उसने। सो अब इसके इधर हम साइड इफेक्ट्स देखते हैं कि इंजेक्शन, जब देखिए जब भी आप इंजेक्शन लगवाते हैं तो उसका एक मेजर जो साइड इफेक्ट हो सकता है किसी को भी, वो उसका जो साइट ऑफ इंजेक्शन है, यानी जहां पर इंजेक्शन लगाया है उस जगह पर रिएक्शन हो सकता है, जिसमें इन्फेक्शन हो सकता है, नील पड़ सकता है, दर्द हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है और पस वगैरह पड़ सकती है। ठीक है, ये बड़ा एक कॉमन सा है जो किसी भी इंजेक्शन की साइड के ऊपर कॉमन साइड इफेक्ट हो सकता है। इसके अलावा हेडेक्स हो सकते हैं, सर में दर्द होगा। ठीक है, स्लर्ड स्पीच यानी जुबान लड़खड़ाने लग जाएगी, बात नहीं की जाएगी। इसके अलावा ट्रबल वॉकिंग, कि आपकी कोऑर्डिनेशन में मसला होने लग जाएगा, आपसे वॉक नहीं की जाएगी, चलने फिरने में मुश्किल होगी। इसी तरह लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, यानी अगर आपने अपना कोई लेट्स सपोज के कुछ खाना पीना है तो वो कोऑर्डिनेशन का ये होगा कि जो फाइन मोटर मूवमेंट्स होती हैं आपकी बॉडी की वो प्रॉब्लम करने लग जाएंगी, यानी आपका दिमाग ऑर्डर दे रहा होगा लेकिन आपके हाथ पांव उसको प्रॉपरली कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे होंगे। इसी तरह दिल के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हार्ट प्रॉब्लम, जिसमें एरिथमिया कहते हैं, हार्ट की जो नॉर्मल बीटिंग रिदम है, ठीक है, जिस तरह वो धड़क रहा है वो खराब हो जाना। पेल्पिटेशन कहते हैं, जिसमें दिल ऐसे लगता है उछल के मुंह में आ रहा है। ठीक है, इसी तरह सिंकिंग फीलिंग का मतलब दिल डूब रहा है। ये सारी फीलिंग्स जो है वो बोटॉक्स के साइड इफेक्ट्स में कॉमन है। इसी तरह आई और विजन प्रॉब्लम, ये बहुत कॉमन है। मेरी अपनी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, उनके साथ भी ऐसा कुछ हुआ था, उन्होंने कहीं से कराया था। तो डबल विजन,
और द बैड थिंग इसके वो बड़ी अच्छी सैलून ओनर है, मेकअप आर्टिस्ट हैं, और जब उनका ये बोटॉक्स गॉन रॉन्ग हुआ तो वो 1 साल तक ऑलमोस्ट, यानी वो बोटॉक्स टेपर ऑफ भी कर गया, लेकिन उनका ये मसला ऑलमोस्ट 1 साल तक रहा कि उनके चक्कर नहीं बंद हो रहे थे, और उनकी आईज जो है, वो जब ब्राइड को आईलाइनर लगा रही होती थी तो वो कहती थी कि मुझे ब्राइड की आंखें दो दो नजर आ रही होती। ठीक है, तो आप सोचें कि कोई बंदा है जिसका काम ही बारीकी का है, उसने मेकअप करना है, उसने इस किस्म के काम करने हैं, तो वो उसको एक ही जगह दो दो चीजें नजर आ रही हैं, यानी बॉर्डर जो चीज है वो क्लियर नहीं नजर आ रहा, दो दो बॉर्डर नजर आ रहे हैं चीज के। ठीक है, तो डबल विजन या इसको डिप्लोपिया कहते हैं। ब्लिंकिंग कम हो जाएगी, आंखें जो है वो झपकना, आप क्योंकि मसल पैरालाइज हो गए तो आंखें झपकी नहीं जा रही, उसकी वजह से क्या होगा कि आंखें ड्राई होना शुरू हो जाती हैं। देखिए, आप काफी देर तक आंखें खोल के रखें, आंखें ना झपकें, तो आंखें खुश्क होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जो आप आंखें झपकते हैं वो आंखों को गीला करती हैं साथ साथ, और जो अगर कोई डस्ट या डेबरी है उसको भी साफ करती हैं। आपकी आंखें जो है वो गाड़ी के वाइपर वाला काम करती हैं, जो आईलिड्स है, तो ड्राइनेस होगी। और ये इसके अलावा आईज में एक जो अल्टीमेट मेजर कॉम्प्लिकेशन आ सकती है वो ब्लाइंडनेस, अंधापन आ सकता है। ठीक है, ये बोटॉक्स के साइड इफेक्ट्स की बात हो रही है। इसी तरह डिफिकल्टी इन स्वेलिंग और ब्रीदिंग, सांस लेने में या निगलने में, खाना खाने में, चबाने में, इसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। खाना चबाया नहीं जाएगा आपसे, या गले से उतरा नहीं जाएगा, या सांस जो है उसमें प्रॉब्लम आने लग जाएगी। लेट ड्रूप हमने देख ली एग्जाम्पल। यूरिनरी ट्रैक के इंजेक्शन नहीं, सॉरी, ये गलती से इन्फेक्शन होना चाहिए था, जे की जगह एफ होना चाहिए था, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होंगे। ठीक है, क्योंकि जो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के लिए कभी कभी इंजेक्शन दिया जाता है वो बैक फायर भी कर जाता है, और वो या तो जिस चीज के लिए दिया जा रहा है वो उसको और बढ़ा देता है। ठीक है, यानी यूरिनरी पिशी निकल रही है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए दिया जा रहा है, लेकिन वो सही करने के बजाय एज अ साइड इफेक्ट वो और पिशी निकालना शुरू कर देता है, या वो यूरिनरी ट्रैक के अंदर जो सारा आपका पिशी का रूट है उसके अंदर इन्फेक्शन कर देता है। इसके अलावा सांस के इन्फेक्शन हो सकते हैं। टाइनाइटिस कहते हैं कानों में घंटियां बजना। ठीक है, तो आप कराने तो खूबसूरती के लिए गए थे, लेकिन उसके बाद सारा टाइम कानों में या तो आपको दो दो लोग नजर आ रहे हैं, या कानों में घंटियां बज रही हैं। फीवर हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली बैक्टीरिया का ये एक वो है, स्पेशली अगर आप चाइनीज या कोरियन प्रोडक्ट्स जो नॉन अप्रूव्ड एफडीए से हैं, इसके अंदर जो ब्रांड नहीं अप्रूव्ड, उसमें अगर कुछ गलती से करा लेंगे तो इन्फेक्शन और ये चीजें बहुत कॉमन है उसके साथ। ठीक है, ट्रेमर्स कहते हैं झटके पड़ना। ठीक है, जैसे एपिलेप्सी जो मिर्गी होती है उसमें भी ट्रेमर्स होते हैं, फाइन ट्रेमर्स भी हो सकते हैं, कोर्स में झटके नहीं एग्जैक्टली उसको कहेंगे, उसको मतलब ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं उर्दू के जिनको इंग्लिश के जिनको ट्रांसलेट करना जरा मुश्किल होता है। हल्के झटके पड़ना, ठीक है, ट्रेमर्स जो है वो हल्के झटके पड़ना है को कहते हैं। सो ये बोटॉक्स के साइड इफेक्ट्स हैं, और इसमें आप ये यकीन माने, एक टाइम था कि मैं भी बोटॉक्स फिलर ऑफर करती थी, लेकिन मैंने फिर जब मुझे अल्लाह ताला ने हिदायत दी और मुझे चीजें समझ आना शुरू की, बड़ा एक्सपेंसिव प्रोसीजर है, बड़ा आपको अल्लाह ताला की तरफ से स्ट्रेंथ चाहिए होती है इसको समझने के लिए और इसको बंद करने के लिए अपने सेटअप्स में, क्योंकि ये इतनी ज्यादा कॉमन हो गई है कि अगर कोई डॉक्टर बंद करना चाह भी रहा हो तो पेशेंट्स की तरफ से बड़ा प्रेशर होता है। इवन मेरी बहुत अच्छी पेशेंट्स जो हैं उनमें से अक्सर पेशेंट्स का ये था कि वो अपने लेम एक्सक्यूजेस के साथ, बहुत सारे पेशेंट्स आपसे बात करते हैं कि ठीक है आप अगर बंद करना चाह रही हैं फॉर द सेक ऑफ अल्लाह तो आप मेरा कर दें और मुझसे प्रॉफिट ना लीजिएगा, लेकिन मैं अल्लाह ताला से खुद बात कर लूंगी क़यामत वाले दिन। तो इस किस्म के फनी से आपको एक्सक्यूजेस पेशेंट्स की तरफ से मिलने को आते हैं। लोग इस बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं होते कि इस्लामिक रूलिंग्स क्या है, लेकिन ये कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री डेवलप होती जा रही है बोटॉक्स फिलर्स को लेके, और बहुत हम आगे जैसे मजीद साइड इफेक्ट, सोशल साइड इफेक्ट्स जब पढ़ेंगे तो ये एक बहुत न्यूसेंस बनती जा रही है जो कि औरतों को पागल करती है इस चीज में। अब आ जाते हैं डर्मल फिलर। आई होप कि बोटॉक्स की जो मोटी मोटी बातें थी वो आपको समझ आ गई होंगी। आई थिंक इससे ज्यादा आप लोगों को पढ़ने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि इससे ज्यादा अगर मैं कुछ ऐड करूंगी तो फिर आप लोगों को कंफ्यूजन होना शुरू हो जाएगी, लाइक ऑब्वियसली वो साइंटिफिक चीजें आ जाएंगी। अच्छा, डर्मल फिलर्स जो है उसके हम देख लेते हैं कि क्या चीज है डर्मल। अब आपको याद है कि हमने बात की थी कि बोटॉक्स मसल में लग रहा है और फिलर जो है वो डर्मिस में लग रहा है, इसीलिए फिलर्स का पूरा नाम डर्मल फिलर है। ठीक है, वो जो सेकंड लेयर थी स्किन की उसमें जा रहे हैं। डबल फिलर क्या चीज है? डबल फिलर जेल लाइक सब्सटेंसेस है। जेल जैसे आप ये देखें जो सर पे जेल लगता है, तो कंसिस्टेंसी उसी में पतली और गाढ़ी होती है, लेकिन मटेरियल तकरीबन वैसा ही होता है। ठीक है, सो जेल लाइक सब्सटेंस है जो कि इंजेक्ट किया जाता है स्किन के अंदर। क्या काम कर रहा है बेसिकली, इसको आसान अल्फाज में जब मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ तो मैं उनको एग्जाम्पल देती हूँ कि एक जेली है। ठीक है,
अगर स्किन का स्ट्रक्चर आप सोचें बहुत आसान अल्फाज में, अगर मैं आपको स्किन इमेजिन करने को कहूँ, जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो जो एपिडर्मिस है उसकी, अगर आप माइक्रोस्कोप को उसको नीचे देखें तो एपिडर्मिस जो पहली लेयर है स्किन की, उसको ऐसा लगता है जैसे टिश्यू का डब्बा, जब आपने देखा ना जो हमारे पास टिश्यू बॉक्सेस होते हैं जो हम घर में अपना मुंह वगैरह साफ करने के लिए, किचन रोल की टॉयलेट रोल की बात नहीं हो रही, टिश्यू बॉक्सेस की बात हो रही है। तो टिश्यू बॉक्सेस में क्या होता है कि वो एक के ऊपर एक लेयर होती है टिश्यू की, ठीक है, वो एक के ऊपर एक लगी हुई होती है। सो जो एपिडर्मिस है वो इसी तरह, या जैसे पफ पेस्ट्री होती है, पफ पेस्ट्री में बारीक बारीक परतें होती हैं, लेयर्स होती हैं एक दूसरे के ऊपर। सो एपिडर्मिस जो है वो बेसिकली बिल्कुल कॉम्पोजिशन में इसी तरह होती है, बारीक बारीक लेयर्स होती हैं सेल्स की जो एक के ऊपर एक स्लैब हुई होती है, ठीक है। ये एपिडर्मिस का एक जनरल, आपको आसान अल्फाज में मैं स्ट्रक्चर बता रही हूँ। डर्मिस को जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो डर्मिस का स्ट्रक्चर जो है वो एक फनी सी मजीद एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ कि हम सब ने बचपन से जेली खाई है, ठीक है। हम जेली जब खाते हैं तो क्या होता है कि हम उसको पानी में घोलते हैं और पानी में घोल के बना के और फिर फ्रिज में रख देते हैं। अब डर्मिस के स्ट्रक्चर को समझने के लिए आपने ओरिजिनली करना नहीं है, लेकिन दिमाग में सोचें कि आपने एक जेली घोली और उसके अंदर आपने नूडल्स जो है वो डाल दिए, ठीक है। नूडल्स या धागे डाल दिए, या इलास्टिक जो बड़ी जो इलास्टिक होती है, जो नॉर्मल इलास्टिक जो हम शलवारों में और चीजों में डलती है, आपने वो डाल दी, इमेजिनेशन में काम हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद आपने उसको फ्रिज में जमा दिया। अब जब फ्रिज से आप निकालेंगे और वो जेली सेट हो चुकी होगी तो वो जो स्ट्रक्चर निकलेगा दैट इज कॉल्ड डर्मिस। डर्मिस ऐसी दिखती है माइक्रोस्कोप के नीचे, ठीक है। तो वो जो जेली थी ना जो हमने जमाई थी, वो हाइलुरोनिक एसिड है। और जो उसके अंदर हमने नूडल्स डाली थी या इलास्टिक डाली थी अपनी इमेजिनेशन में, वो आपके कोलेजन इलास्टिन फाइबर्स, ठीक है, वो स्ट्रेचेबल फाइबर्स हैं जो कि सस्पेंडेड होते हैं आपकी जेली के अंदर। हाइलुरोनिक एसिड की जेली के अंदर कोलेजन इलास्टिन फाइबर सस्पेंडेड होते हैं। कोलेजन इलास्टिन का पर्पस होता है स्किन को खींच के रखना, जैसे हमारी जो शलवार है उसकी इलास्टिक हमारी शलवार को ऊपर खींच के रखती है, अगर इलास्टिक टूट जाए तो शलवार नीचे गिर जाएगी, ठीक है। सिमिलरली आपके कोलेजन इलास्टिन जो है उनका काम है स्किन को ऊपर की तरफ खींच के रखना। और जब कोलेजन इलास्टिन एज के साथ टूटते हैं तो स्किन जो है वो सैगिंग नीचे की तरफ आती है, नीचे को ढलकती है, ठीक है। ऑब्वियसली उसमें एक रोल एडिपोज टिश्यू का भी होता है जो फैट भी नीचे आती है, लेकिन एक आसान अगर अल्फाज में मैं आपको समझा रही हूँ कि कोलेजन इलास्टिन का काम ये होता है स्किन को खींच के, जैसे हम सबने सस्पेंशन ब्रिजेस देखे हुए, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, सस्पेंशन ब्रिजेस में तारे होती है, अगर वो तारे टूट जाए तो ब्रिज नीचे लटक के गिर जाएगा। सिमिलरली जो कोलेजन इलास्टिन है वो फाइबर्स हैं जो हमारी स्किन को ऊपर खींच के रखते हैं। और जो हाइलुरोनिक एसिड है वो जेली है जिसके अंदर हमने कोलेजन फाइबर डाले थे। तो जो जेली है वो एज के साथ साथ कम होती जाती है। जब वो एज के साथ साथ कम होगी तो क्या होगा कि आपकी स्किन लंपी बम्पी हो जाएगी, यानी स्किन जो है वो देखने में कहीं से ज्यादा भरी हुई और कहीं से खड्डे पड़ना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। सो क्या होता है कि हाइलुरोनिक एसिड जब कम होना शुरू होता है स्किन में तो आपकी लाफ लाइन पड़ना शुरू हो जाती है, जो हंसने वाली है, जो नाक से लेके होठों के एज तक होती है लाइन, ये पड़ती है। इसी तरह आंखों के पास जो है ना वो टीयर ड्रॉप, जैसे जब हम रोते हैं तो आंसू निकलता है ना, जो नाक वाली साइड है आंख की, वहां से आंसू का कतरा निकलता है, तो टीयर ट्रफ का मतलब है वो जगह जहां से जैसे टीयर्स गिरते हैं, वो बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसी तरह गर्दन के ऊपर रिंग्स बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल नेक लाइंस बनना शुरू हो जाती हैं। सो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हाइलुरोनिक एसिड बिल्कुल ऐसे जैसे हम सबने कुशन देखे, तो कुशन में से अगर रुई कम हो जाएगी तो कुशन जो है वो थोड़ा फ्लैबी सा हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा। लेकिन जब हम क्या करेंगे, हम उसके अंदर रुई बाहर से दोबारा भर देंगे तो वो चिकना और टाइट हो जाएगा। सो कोलेजन इलास्टिन आपके स्किन को टाइट कर रहे हैं और हाइलुरोनिक एसिड जो है वो स्किन को गाव तकिया की रुई की तरह अंदर से बाहर उसने पुश किया हुआ। सो डर्मल फिलर क्या है, ये वो जेली हैं जो जब आप स्किन के अंदर इंजेक्ट करते हैं तो जो स्किन के अंदर जेली कम हुई हुई है ये उसको भर देगी और आपकी स्किन जो है वो लाइनें भर जाएंगी अंदर से बाहर की तरफ। और साथ में फेशियल, जैसे चीक्स में जब फिलर डलते हैं तो चीक्स जो है वो गोल गोल हो जाते हैं, भरे भरे हो जाते हैं। लिप्स में जब फिलर डलता है तो लिप्स पाउटी हो जाते हैं, आउटवर्ड हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, फिलर्स जो है वो हाइलुरोनिक एसिड ज्यादातर होते हैं, इसमें हम आगे भी टाइप्स पढ़ लेंगे। कोलेजन होते हैं, इसके अलावा आपकी अपनी फैट ट्रांसप्लांट भी हो सकती है और कुछ लैब में बनाए जाते हैं। सो बेसिकली फिलर्स जो हैं इसमें एक चक्कर ये भी है कि आपको ये भी अगेन कुछ चीजें मैं आपको याद करा रही हूँ, वो आपने याद रखनी है कि कुछ चीजें इसमें से पॉसिबल हैं कि पिग, काउ, डेड बॉडीज में से भी आ सकती हैं, ठीक है। इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं जो इनमें से भी आ सकते हैं, तो इसको भी आपने ध्यान में रखना है। ये जब हम रूलिंग पे जाएंगे तो फिर हम ये बातें करेंगे।
अच्छा, इसको कंफ्यूज नहीं करना आपने बोटॉक्स के साथ, क्योंकि बोटॉक्स हमने बात की थी कि नर्व्स और मसल्स को पैरालाइज करता है। फिलर का ऐसा कोई काम नहीं, फिलर ने सिर्फ रुई का काम करना है, उसने चीजों को अंदर से बाहर भरना है, या फिर उसने एक और उसकी जो मेडिकल यूज है वो जो हम आगे पढ़ते हैं उसमें लुब्रिकेशन का यानी गीले पने का काम करना है। ठीक है। अच्छा, टाइप्स ऑफ डर्मल फिलर्स जो है वो हम देख लेते हैं। so, डर्मल फिलर के टाइप्स जो है वो हमारे पास वैसे तो मल्टीपल हैं, लेकिन मार्केट में जो सबसे मशहूर है उसमें हाइलुरोनिक एसिड फिलर है। ये तकरीबन 6 से 8 महीने चलता है। इसमें मशहूर ब्रांड्स जो हैं वो जुविडर्म और रेस्टलिन के नाम से आते हैं, ये ब्रांड्स मशहूर हैं। अच्छा, ये पढ़ाना आपको इसलिए जरूरी है क्योंकि कभी कभी फिलर का नाम नहीं यूज होता, वहाँ ब्रांड लिखा होता है। तो कभी आप डॉक्टर के पास जाएं, वो आपसे कहे कि जुविडर्म या रेस्टलिन या इस तरह नाम, तो आपको पता होना चाहिए कि ये फिलर। इसी तरह कैल्शियम हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सिल पेटाइट CaHA कहते हैं इसको। ठीक है। ये थिक होते हैं थोड़े, और ये 12 से 18 महीने चलते हैं। इसमें रेडियस जो है, ये आप देख लें, ये डब्बा ये बना हुआ है। ठीक है, ये जुविडम का डब्बा है, ये रेडियस का, ये यूज होता है। इसी तरह पॉली एल लैक्टिक एसिड है जिसको कोलेजन स्टिमुलेटर भी कहते हैं। ये सिर्फ आपको सरसरी तौर पे नाम बताने के लिए मैं बताना चाह रही हूँ कि स्कल्प्ट्रा के नाम से आता है। इसी तरह PMMA जो है वो बेलाफिल के नाम से आता है। इसी तरह एक जो लास्ट चीज है, ये लास्ट वाली जो ऑप्शन है, ये आपकी अपनी फैट ग्राफ्टिंग है, यानी आपके अपने जिस्म से, हिप्स पे से, थाइज पे से, पेट पे से कहीं से फैट लेके वो एज अ फिलर आपकी अपनी बॉडी से निकाल के उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है किसी दूसरी जगह पर। और लेकिन इसके अंदर जो है वो आपको मल्टीपल सेशन चाहिए होते हैं, क्योंकि जो आपकी बॉडी की जो आर्मी होती है वो डिटेक्ट कर लेती है कि ये तो अपनी बॉडी की फैट है और ये एक्स्ट्रा यहाँ पड़ी हुई है, तो वो उसको खा जाती है। सो इसके अंदर फिर सेशंस आपको ज्यादा लेने पड़ते हैं। सो ऑटोलॉगस फैट इंजेक्शंस का मतलब है अपने ही बॉडी से फैट लेके किसी और जगह पे फेशियल या किसी और एरिया में इम्प्लांट करना। ठीक है। अब यूजेस पे आ जाते हैं। अच्छा, अब जैसे बोटॉक्स के तो हमारे पास कुछ नेक यूजेस थे, लेकिन फिलर्स के हमारे पास जो है वो प्राइमरीली कॉस्मेटिक यूजेस ही हैं। इसमें मुख्तलिफ आपके जो है वो यूजेस होते हैं। एक सेकेंड। इसमें मुख्तलिफ यूजेस आपके होंगे। एक तो ऑब्वियसली ब्यूटी से रिलेटेड है कि रिंकल्स के लिए, लाफ लाइंस, टीयर ड्रॉप्स, नेक लाइंस जैसे हमने बात की, उसके लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। लिक्विड फेस अपलिफ्ट बहुत मशहूर है, इसके अंदर बोटॉक्स फिलर्स दोनों यूज होते हैं। नॉन सर्जिकल अपलिफ्ट भी कहलाता है ये, उसमें इस्तेमाल होते हैं फिलर्स। लिप ऑगमेंटेशन, इस तस्वीर में आप देख रहे हैं, लिप्स के अंदर जो पाउटी लिप्स के अंदर, जिसको हम अक्सर मजाक में डक लिप्स कहते हैं, सो लिप ऑगमेंटेशन में फिलर्स यूज होते हैं। नॉन सर्जिकल नोज जॉब, ठीक है, अगर किसी की नाक पे खड्डा है या नाक टेढ़ी नजर आ रही है देखने में, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये कि क्योंकि देखें अगर DNS होगा, डेविएटेड नेजल सेप्टम, नाक की हड्डी टेढ़ी होगी अंदर से, और उसको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम दे रहा है, तो फिलर उसको कोई हेल्प आउट नहीं करेगा, उसके लिए उसको सर्जिकल प्रोसीजर पे ENT वालों से रब्ता करना पड़ेगा। लेकिन नॉन सर्जिकल नोज जॉब का मतलब है कि खूबसूरती के लिए आप नाक को पतला टिप बनवाना चाह रहे हैं उसकी, या नाक के अंदर कोई ऐसा हम्प है उसको भरवाना चाह रहे हैं। ठीक है, सो ये उसके लिए यूज होता है। इसके अलावा स्कार्स होते हैं, जैसे एक्नी के, स्पेशली चिकन पॉक्स के खड्डे जो होते हैं, या कोई जल गया है उसकी वजह से कोई डिप्रेशन बढ़ गया है, या कोई जख्म है जो हील करने में खड्डा उसने बना दिया है, उसको वो बेसिकली जैसे हमने कहा ना कि रुई है, रुई वाला काम करेगा, तो ये अंदर से बाहर की तरफ भर देगा। इसी तरह ब्रेस्ट और बटक ऑगमेंटेशन में यूज होते हैं फिलर्स। ठीक है, डिपेंड्स अपॉन, इसमें आगे एक और फर्दर कैटेगरी सिलिकॉन की भी आ जाती है, जो कि एक अलग चीज है, उसको अभी हम फिलहाल नहीं डिस्कस कर रहे, लेकिन ये इन चीजों के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। ये तो इसके प्राइमरीली ब्यूटी के हैं। इसके अलावा जो दो मेडिकल इसके यूजेस हैं, उसमें जो आपकी ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स होते हैं, जैसे उनको ट्रीटमेंट के लिए नहीं, लेकिन उनको सप्लीमेंट सपोर्ट के तौर पे उनकी जो जॉइंट्स होते हैं या जो लिगामेंट्स वगैरह हैं, जो मुख्तलिफ बोन से रिलेटेड स्ट्रक्चर्स हैं, उसके अंदर हाइलुरोनिक फिलर्स इंजेक्ट किए जाते हैं। और हाइलुरोनिक एसिड जो है वो एज अ लुब्रिकेंट मीडियम, यानी जैसे जब हम, जैसे घुटना होता है हमारा, उसके अंदर जो दोनों बोन्स हैं उनका जॉइंट होता है, तो उस जॉइंट के बीच में एक लिक्विड सा होता है, ठीक है, साइनोवियल फ्लूइड उसको कहते हैं। वो क्या करता है कि वो आपके घुटनों की मूवमेंट को, दोनों जो हड्डियों की रगड़ है उनको प्रोटेक्ट करता है। तो सिमिलरली हाइलुरोनिक एसिड भी इस तरह का लुब्रिकेटिंग काम करता है, जो कि बोन्स और टेंडन और ये जो इस किस्म की चीजें होती हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस के जो पेशेंट्स होते हैं, उनको एज अ सपोर्टिव ट्रीटमेंट ये इंजेक्शन दिए जाते हैं।
इसी तरह HIV पॉजिटिव पेशेंट्स जो होते हैं, जो सर्टेन दवाएं खा रहे होते हैं, जैसे कीमो के पेशेंट्स होते हैं, इसी तरह HIV के पेशेंट्स, उनको जब दवाएं दी जा रही होती हैं तो उसकी वजह से उनका जो फेस है वो बिल्कुल लटक जाता है। तो अच्छा, ये मैं क्वेश्चन आपके एंड में लूंगी शगुफ्ता, क्योंकि मैं फिर बीच में जरा मेरा टेम्पो टूट जाता है। तो HIV के जो पेशेंट्स हैं, उसमें उनकी जो फेशियल स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल, जैसे आप समझेंगे, बिल्कुल मुंह अंदर को धंस जाता है, चीक्स वगैरह, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी मेडिकेशन ट्रीटमेंट स्ट्रांग होते हैं। तो उस केस में फिर ये फिलर के इंजेक्शन लगा के उन पेशेंट्स की, जैसे वो बिल्कुल ही कहते हैं ना हड्डियों का ढांचा बन जाना, उस तरह वाला, तो उनको थोड़ा सा फेशियल लिफ्टिंग या उनको थोड़ा सा भरा जाता है उस बीमारी के साइड इफेक्ट में जो उनको मसला हो रहा होता है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं इसके साइड इफेक्ट्स पे। अच्छा, फिलर जो है उसके साइड इफेक्ट्स मल्टीपल हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका साइड इफेक्ट है, जो कि बहुत मेजर और बहुत क्रूशियल साइड इफेक्ट है, वो ये है कि अगर ये फिलर, क्योंकि जेली लाइक स्ट्रक्चर है, अगर ये खुदा ना खास्ता मसल के बजाय जो उसके साथ मेन आर्टरी है कोई, जो खून की सप्लाई कर रही है, उसके अंदर इंजेक्ट हो गया, तो वो खून की सप्लाई रुक जाएगी। और जब खून की सप्लाई रुक जाएगी तो आगे जो जगह, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे किसी खेत को पानी लगाया जा रहा हो और आप उसकी पानी की सप्लाई बंद कर दें, तो खेत जो है उसको जब पानी नहीं पहुंचेगा तो उस खेत सूख के मर जाएगा। सिमिलरली अगर आप ब्लड सप्लाई के अंदर बीच में जेल इंजेक्ट कर देंगे, तो ब्लड सप्लाई यानी पानी की जो सप्लाई जैसे खेत की थी वो खत्म हो जाएगी, और जो ब्लड जब आगे टिश्यू को नहीं पहुंचेगा तो आगे वाली जगह जो है वो डेड हो जाएगी। इसकी वजह से बहुत सारे मसले हो सकते हैं। आंखों की बीनाई पे फर्क पड़ सकता है, और अंधापन हो सकता है, ब्लाइंडनेस हो सकती है एक्चुअली, कि अगर वो आई को जो ब्लड सप्लाई जा रही है, अगर वो ब्लॉक हो जाएगी तो खूबसूरती तो साइड पे गई, ब्लाइंडनेस, आप खुदा ना खास्ता जो भी करा रहा है वो नाबीना हो सकता है। इसके अलावा स्ट्रोक, स्ट्रोक हम सबको पता है, ब्रेन के अंदर कहीं पर भी कोई क्लॉट आ जाता है तो जो ब्रेन की सप्लाई है, ब्लड सप्लाई, वो रुक जाती है, और जो ब्रेन जिस साइड की बॉडी को या जिस एरिया को कंट्रोल कर रहा होता है, जिसकी ब्लड सप्लाई रुकी होती है, वो साइड पैरालाइज हो जाती है, तो उसको हम स्ट्रोक कहते हैं। सो एक तो सबसे मेजर ये साइड इफेक्ट है। इसी तरह लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं, यानी एलर्जी स्पेशली अगर वो फिलर्स गाय, पिग या जानवरों में से आ रहे हैं, मतलब वो केमिकली मेड नहीं है, और अगर वो काऊ में से निकाले जा रहे हैं, पिग में से किए जा रहे हैं, या रूस्टर कोम कहते हैं जो हम सबने मुर्गे के ऊपर, जिसको हम कलगी कहते हैं उर्दू में, वो जो रेड सा एक कैप सा होता है मुर्गे के सर पे, उससे अगर निकाला जा रहा है, तो क्योंकि ये एनिमल बेस्ड है, सो इसके साथ लोगों को फैटल एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं, जिससे सांस बंद हो सकता है, दम घुट सकता है, और बहुत स्वेर किस्म के मसले हो सकते हैं। इसी तरह इंजेक्शन लगाए तो इंजेक्शन की साइड पे हमने जैसे बात की थी कि इन्फेक्शन हो सकता है, जिसमें नील पड़ सकता है। नील बहुत कॉमन साइड इफेक्ट है इस फिलर्स का, ठीक है। पेन है, स्वेलिंग है, ये हो सकती है। इसके अलावा जख्म बन सकते हैं जो कि खुले होंगे, उसमें से पस रसती रहेगी, इस किस्म के पानी निकलता रहेगा, इस किस्म के जख्म बन सकते हैं। फिलर माइग्रेट कर सकता है, क्योंकि फिलर जेली है, तो अगर जैसे जब आप पेशेंट को करते हैं तो आप पेशेंट को कहते हैं कि आपने इस एरिया को मसाज नहीं करना, लेकिन बहुत सारे अक्लमंद पेशेंट्स जो हैं वो इस किस्म का काम करते हैं कि उन्होंने अपनी नाइट रिजीम पूरी करनी होती है, तो वो रात को अपना मसाज करते हैं, और फिर क्या होता है कि वो क्योंकि जेली है, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती है, और आपने डाले कहीं और थे फिलर और वो जाके सेट कहीं और हो गए, तो वो एक मेजर मसला है। इसी तरह परमानेंट हार्ड नोड्यूल्स बन सकते हैं, यानी आप हाथ लगाएंगे तो बकायदा आपको वो जैसे स्किन के अंदर, जिसको आप उर्दू में क्या कहेंगे, उसको गुमड़े कहेंगे, या आप उसको बकायदा वो गोल गोल सी गुठलियां सी फील होती हैं, ठीक है। तो इस किस्म का भी मसला हो सकता है। इसके अलावा सेफ्टी जो प्रोडक्ट की है, ये स्पेशली जो फिलर्स हैं, ये इनकी अपनी FDA की साइट के ऊपर मेंशन है कि जो फिलर्स हैं उनकी कोई सेफ्टी नहीं, इस पे रिसर्च हुई हुई इंसानों के ऊपर, कि अगर कोई बंदा बार बार कराता रहेगा तो ये आगे क्या धमाका कर सकते हैं, ठीक है। सो इसकी सेफ्टी के ऊपर कोई रिसर्च नहीं है कि रिपीटेडली अगर कोई बंदा फिलर करा रहा है तो उसका क्या इफेक्ट होगा। इसी तरह उन पेशेंट्स को जिनको कीलॉइड या स्कार, जो स्किन आउटग्रो कर जाती है, उसके ऊपर भी FDA की अपनी साइट के ऊपर है कि डर्मल फिलर्स के ऊपर कोई रिसर्च नहीं है कि ये सेफ हैं ऐसे लोगों के लिए या नहीं। सिमिलरली प्रेगनेंसी में, ब्रेस्ट फीडिंग में, और 22 साल से कम उम्र के जो लड़कियां लड़के हैं, उनके ऊपर भी कोई रिसर्च नहीं है कि क्या ये फिलर्स उनके लिए सेफ हैं या नहीं। सो अभी ये समझें कि ये एक ऐसी डोमेन है जिसमें अभी तक रिसर्च पूरी नहीं हुई, और दुनिया जो है वो पागलों की तरह जाके इसके ऊपर, मतलब पागल हुई भी है कि हमें बोटॉक्स फिलर्स कराना है। और लास्ट जो आखिरी है साइड इफेक्ट, वो डेथ है, ठीक है। सो मतलब फिलर्स के साथ
इवन बहुत रेयर सिनेरियोज में इट कैन कॉज डेथ। ठीक है, अब ये तो हमने मेडिकल साइड इफेक्ट्स की बात की। कुछ हम क्विकली देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट एंड निग्लेक्टेड इफेक्ट्स। ये वो इफेक्ट्स होते हैं जो किसी भी इंसान की साइकोलॉजी पे हो रहे होंगे, उसके ये किसी भी प्रोसीजर्स के सोशल लेवल के साइड इफेक्ट्स, या लोगों की जो इनफरादी और इज्तिमाई जिंदगियां हैं उनके ऊपर इसका क्या फर्क पड़ा है, यानी ये मेडिकल से हट के जो साइड इफेक्ट्स हैं। हम हमेशा ये बात करते हैं कि जो क्रेज है एक जो खूबसूरती का और जो चिकने दिखने का, रिंकल फ्री होने का, यानी रिंकल फ्री कपड़ों तक तो बात ठीक है, लेकिन रिंकल फ्री इंसान होने का जो क्रेज है, उसकी वजह से क्या मसला हो गया कि एंटी एजिंग और जवान रहना है और हमें खूबसूरत रहना है और परफेक्ट रहना है, उसकी वजह से एक मेंटल हेल्थ इशू जो है वो स्टार्ट हो गए जिसमें एंजाइटी, डिप्रेशन, अपनी बॉडी के अंदर खुद ही से ऐब निकालना कि ये भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं, जिसको बॉडी डिस्मोफिया कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं। लोग जो स्पेशली मॉडल्स हैं, बहुत बहुत मशहूर मॉडल्स हैं पाकिस्तान, इंडिया, इंटरनेशनली, ये वो मॉडल्स क्या करती हैं, खाना खाती हैं, पेट भर के खाना खाया और उसके बाद बाथरूम में जाके मुंह में उंगली डाल के उल्टी कर देती हैं, जस्ट बिकॉज कि उनको ये होता है कि हमने खाना तो खा लिया, अब हमारी जबान के जो चस्के हैं वो पूरे हो गए हैं और अब हमने जाके उल्टी कर दी ताकि हमारा वजन न गिरे। तो इस किस्म की ये जो दिमागी प्रॉब्लम्स हैं ये इस क्रेज के साथ अटैच हैं कि एंटी एजिंग में रहना है और रिंकल फ्री रहना है और परफेक्ट बॉडी और परफेक्ट लुक्स में रहना है। ठीक है, इसी तरह जो एक मसला है वो ये कि ब्यूटी एक्सपेंसिव होती जा रही है, यानी शायद पहले के जमानों में 25, 30, 50 रुपए की अगर कोई लिपस्टिक मिलती थी, तो अब एक अच्छी लिपस्टिक जो है वो आपकी 300, 400 रुपए की है। ये मैं पाकिस्तानी रेट्स बता रही हूँ। सो स्पेंडिंग जो है ना वो आपकी क्या हो गया, टाइम भी, मर्द और औरतें दोनों ब्यूटी के पीछे टाइम, पैसा और एनर्जी, तीनों चीजें जो है ना वो आप ब्यूटी पे और इन चीजों पे, जैसे हमें पता है, मैंने आपको बताया कि बोटॉक्स फिलर्स एक्सपेंसिव प्रोसीजर्स हैं, पाकिस्तान में फिर भी थोड़े सस्ते हैं, लेकिन अगर आप यूएसए, यूके के रेट्स पूछें तो वहां पर छोटे छोटे प्रोसीजर्स के $1200, $1500 एक सिटिंग के अंदर होते हैं। और फॉरेन कंट्रीज में जो ये बोटॉक्स फिलर्स और कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स हैं ये इंश्योरेंस कवर नहीं करती, तो ये हार्ड कैश पे डील होते हैं। ठीक है, सो पॉइंट ये कि आप पैसा, टाइम, एनर्जी, सारी चीजें जो औरतें मर्द हैं वो इसी खूबसूरती के ऊपर और एक रेस के अंदर लगे हुए हैं, जिसकी वजह से जो उनकी जो रिलीजियस, उनकी माशरती और जो खानदानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो कहीं पीछे रह गई, बहुत पीछे रह गई। यानी अक्सर हम आप देखें जो खवातीन सैलून जाने की बहुत शौकीन है, वो घंटों सैलून में जाके अपने काम कराती रहती हैं और उनको ये फिक्र नहीं होती कि पीछे क्या हो रहा है, नौकर देख रहे हैं क्या हो रहा है। तो उससे क्या है कि जो फोकस है, जो हम हमेशा बात करते हैं कि जो प्राइमरी फोकस है ह्यूमन लाइफ का, वो चेंज होके अब लग्जरी वाली चीजों को मेन फोकस हो गया और जो बेसिक चीजें थी वो अब अल्लाह तवक्कल चल रही हैं। सिमिलरली क्या हो रहा है कि जो पीपल, एक जनरली हम देखते हैं कि जो इस ट्रैप में घुस जाते हैं, जो ब्यूटी के अंदर के अब मैं ये करूं, ये लोग इस तरह के एक ट्रैप में फंस जाते हैं कि ये कभी खुश नहीं होते। इनके अंदर का जो ग्रेटिट्यूड है, जो शुक्र शुक्र की एक फीलिंग होती है कि अल्लाह ताला ने मुझे आंखें दी हैं, अल्लाह ताला ने मुझे ये दिया है, ये दिया है, वो खत्म होती जाती है और बड़ी एक अनसेटिस्फैक्ट्री सी फीलिंग डेवलप होने लगती है। ये एक काम कराते हैं, उसके बाद इनको दूसरा अपने जिस्म में, अपने चेहरे में मसला नजर आने लग जाता है। ये एक चीज को फिक्स कराते हैं, फिर ये दूसरी चीज की टेंशन में पड़ जाते हैं, फिर ये तीसरी चीज की टेंशन। तो ये एक ऐसा विशियस साइकिल है जिसके अंदर से ये बाहर ही नहीं निकलते। जितनी देर में ये अपनी सारी चीजें ठीक कराते हैं उतनी देर में बोटॉक्स फिलर का असर खत्म हो जाता है, फिर वो अगला साइकिल शुरू हो जाता है। सो ये एक बड़ा एक ट्रैप है जिसके अंदर से फिर जो एक दफा घुसता है उसके लिए निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सिमिलरली अगर आप बोटॉक्स फिलर्स लगवा के अपनी एजिंग को छुपा रहे हैं, ठीक है, तो क्या आपके अंदर आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो रुक गई है? ऐसा नहीं है। आप सिर्फ क्या कर रहे हैं, आप सिर्फ ऊपर से मक्खन लगा के डेंटिंग पेंटिंग करके अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं कि मैं जवान दिख रही हूँ या दिख रहा हूँ। एक्चुअली अंदर से जो आपकी एज है, जो टाइम है, जो आपके टिश्यू के अंदर और मॉलिक्यूलर लेवल पे डीजेनरेशन है वो चल रही है। सो आप क्या कर रहे हैं, आप सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए या अपने दिमागी सेटिस्फेक्शन के लिए अपने आप को बुढ़ापे से एक फरार इख्तियार कर रहे हैं, जो कि एक जाली फरार है, क्योंकि ओरिजिनली इट्स नॉट देयर। सिमिलरली सोशल लेवल पे अगर देखें तो जो बेचारी गरीब खवातीन है या गरीब मर्द हैं, मर्दों में क्योंकि ब्यूटी के उस तरह स्टैंडर्ड नहीं है, अब आहिस्ता आहिस्ता होते जा रहे हैं, लेकिन प्राइमरीली जो है वो कमर्शियल चीजें जो वो औरतों के कंधे पे रख के बंदूक चलाई जाती है, उनको इसका टारगेट किया जाता है, उनको विक्टिम बनाया जाता है ब्यूटी की प्रॉब्लम्स का। सो जो गरीब खवातीन हैं जो ये महंगे बोटॉक्स फिलर, महंगी क्रीमें, महंगे प्रोसीजर्स ये नहीं अफोर्ड कर सकती,
उसमें क्या है कि एक आपका मीडिया और आपके इर्द गिर्द हर चीज जो है वो एक परफेक्ट ब्यूटी की, जो हम जैसे हमने हेयर एक्सटेंशन और नेल एक्सटेंशन और लैश और बाकी चीजों में बात की थी, कि एक इतना हाई क्राइटेरिया बिल्ड कर दिया है मीडिया ने और हमारी ओवरऑल इर्द गिर्द की दुनिया ने, कि जो बेचारी खवातीन नहीं अफोर्ड करती हैं चीजें, या जो अल्लाह ताला से डरती हैं, जो दीन पे कायम रह के अपनी खूबसूरती नेचुरल चीजों से या हलाल चीजों से सही रखना चाहती हैं, तो एक वो बैरियर बन गया है, एक क्लास का डिफरेंस बन गया है। पहले तो सिर्फ पैसों की बेस पे अमीर गरीब होता था, अब खूबसूरती की बेस पे भी एक अपर स्टैंडर्ड और एक लोअर स्टैंडर्ड बन गया है। सो ऐसी खवातीन बेचारी जो है वो एक तो डिप्रेशन का शिकार होती हैं बिकॉज वो अफोर्ड नहीं कर सकती, प्लस ये कि उनके शादी और रिश्तों के मसले शुरू हो जाते हैं, क्योंकि फिर जो मर्द हजरात हैं उनको, या इवन जो सासें होती हैं जो लड़कियां देख रही होती हैं, उनको भी एक परफेक्ट सेलिब्रिटी लुक वाली जो है वो बहू चाहिए होती है, ठीक है। इसी तरह एक सीरीज ऑफ स्टडीज जो है वो कंडक्ट हुई, और उसमें उन्होंने ये चेक किया कि जो खवातीन स्पेशली ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन कराती थी, उनमें उस स्टडी में शो हुआ रिसर्च के अंदर कि उनमें सुसाइडल रेट बहुत ज्यादा था। यानी अपरेंटली जो इंसान अपने जिस्म से खुश नहीं हो रहा, जो इंसान अपने अल्लाह ताला ने जो उसको चीजें दी हैं, उसकी आंखें दी हैं जो काम कर रही हैं, उसको कान दिए हैं जो सुन रहे हैं, उसके हाथ पांव हैं जो चल रहे हैं, वो जब नाशुक्री में गिरता है तो फिर वो इतना नाशुक्र हो जाता है कि उसका हर चीज से आप समझें कि एतबार उठने लग जाता है, और एंड में इसका एंड रिजल्ट जो है वो साइंस हमें जो स्टैटिस्टिकल स्टडी है वो प्रूव कर रही है कि ऐसी खवातीन में सुसाइडल रेट बढ़ जाता है। इसके अलावा जो ब्यूटी इंडस्ट्री है उसको अगर हम देखें तो हमें पता है कि रोज एक नई प्रोडक्ट आ रही है, रोज एक नया प्रोसीजर, यानी आप समझेंगे हम बीइंग डॉक्टर्स हर महीने एक नई कोई मशीन हमें पता चल रही होती है, कोई नया प्रोसीजर आ रहा है, अब ये करना है, ये करना है, अब जवान कर रहे हैं, अब बॉडी की शेपिंग कर रहे हैं, अब स्किन को ऐसे कर रहे हैं। सो होता क्या है कि ये जो नई प्रोडक्ट्स आ रही हैं, ये एक इंटरनेशनल पूरी लॉबी है जो कि सिर्फ पैसा बनाना चाहती है, और पैसे बनाने के चक्कर में उन्होंने खवातीन को, स्पेशली औरतें क्योंकि बेवकूफ होती हैं, जल्दी बातों में आ जाती हैं, सो खवातीन को बेवकूफ बनाना बहुत आसान है, उनको किसी ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना बहुत आसान है, ठीक है। ऑल्दो कि ऐसा नहीं है कि मर्द बेवकूफ नहीं होते, मर्द भी होते हैं, लेकिन समहाउ थोड़ा सा क्योंकि मर्दों का एक्सपोजर घर से बाहर निकल के काम शाम करने का ज्यादा होता है, ह्यूमन इंटरेक्शन उनका ज्यादा होता है, तो वो फिर भी उनको थोड़ी समझ आ जाती है। लेकिन खवातीन जो है वो ब्यूटी और इन चीजों के पीछे इमोशनली ब्लैकमेल हो जाती हैं। और लेडीज का मसला ये होता है कि इस इंडस्ट्री ने औरत को ये रियलाइज करा दिया है कि अगर तुम खूबसूरती के उस स्टैंडर्ड पे पूरी नहीं दिखती तो तुम, यू आर नॉट वर्थ इट, तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हें कोई प्यार मोहब्बत करे या तुम्हें कोई मुड़ के देखे या तुम्हारी शादी, ठीक है। जैसे मर्द के लिए एक क्राइटेरिया डेवलप हो गया है कि मर्द की जेब जितनी भरी हुई है वो उतना ही काबिले शादी है, इसी तरह औरत के ऊपर क्राइटेरिया हो गया कि वो जितनी हसीन और जितनी वो फिल्म स्टार और मॉडल जैसी दिखती है उतनी ही वो काबिले शादी है, भले उसका किरदार किसी प्रोस्टिट्यूट जैसा ही क्यों ना हो, ठीक है। सो एक ये नए स्टैंडर्ड्स जो हैं वो दुनिया में वीव किए जा रहे हैं। लास्ट जो हमारा सोशल वो है अफेक्ट, वो गॉन रॉन्ग प्रोसीजर्स, ये हम इर्द गिर्द आप लोगों ने भी देखे होंगे नेट के ऊपर अक्सर, कि जो प्रोसीजर्स जैसे हमने बात की कि वो जो ब्लॉगर थी उसकी लिड ड्रूप हो गई थी, तो इसी तरह जो मेडिकल, कॉस्मेटिक, सर्जिकल और जो आपके एस्थेटिक जो हमारे दवा के प्रोसीजर्स होते हैं, ये इसमें कोई भी ये दावा नहीं कर सकता, बड़े से बड़ा प्रोफेसर भी, कि ये मेरे इसका साइड इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है, कोई क्लेम नहीं कर सकता ये। सो अगर कोई प्रोसीजर गॉन रॉन्ग हो जाए तो उसको फिक्स करने में एक नई कहानी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो फिक्स करने के चक्कर चक्कर में आगे और मामला खराब होता जाता है। सो ये अगेन जो इसमें फंसा वो फिर निकलने के लिए उसके बहुत मुश्किल हालात होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब जिसके लिए हम क्लास पढ़ रहे हैं, इस्लामिक स्टांस। अब हम वापस वो जो हमने पहली स्लाइड पढ़ी थी उसको हम सोचें, दिमाग में रखे, तो उसका पहला रूल था कि इस्लाम में धोखा जायज नहीं है, ठीक है, डिसेप्शन। अब हमने सारी कहानी पढ़ ली, उस कहानी को अब हम इस्लाम के स्टेंसिल पे फिट करते हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि जो दोनों इंजेक्टेबल प्रोसीजर्स हैं, बोटॉक्स फिलर, ये एक जाली जवान रहने की धोखा क्रिएट कर रही है, ठीक है। आप अंदर से जवान नहीं हो रहे, आपकी उम्र वही 50, 55, 40, 45 जो भी है वो है, सिर्फ ऊपर से वो धोखा देने के लिए आपकी झुर्रियां साफ कर रहे हैं। अब होता क्या है कि अब आजकल के दौर में बहुत सारी खवातीन हैं जो 40, 45, 50 या 35 इस एज ग्रुप की हैं, और वो बोटॉक्स फिलर्स करा के 10, 15, 20 साल यंग लग रही होती है। और ऐसी खातून अगर किसी कोई उनसे रिश्ता करना चाहे, शादी करना चाहे, तो वो तो यही समझेगा कि ये जवान है, ठीक है। बहुत सारी इवन जिनके पीरियड्स बंद हो गए, मीनोपॉजल खवातीन है जो अपने आप को ड्रेसअप और ये बोटॉक्स फिलर सर्जिकल प्रोसीजर्स करा के वो 30, 35 साल की खवातीन की तरह घूम रही हैं। तो इस्लाम जो है वो किसी भी लेवल पे, हमने बात की थी कि धोखा
जायज नहीं है, धोखा अलाउ नहीं करता। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नंबर मुस्लिम की 102 है कि जो जो भी, मैं इसका मफहूम बात कर रही हूँ आपसे, कि जो भी धोखा देगा वो हम में से नहीं है। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मुसलमानों की कैटेगरी से आउट कर दिया है, क्योंकि मुसलमान धोखा नहीं दे सकता। सो कोई भी ऐसा प्रोसीजर, हमने पहली स्लाइड में बात की थी शरिया के प्रिंसिपल में, कि कोई भी ऐसा प्रोसीजर जो धोखा देगा, जो आपको वो दिखाए जो आप नहीं है, और क्योंकि ये 4 से 6 महीने चल रहा है प्रोसीजर, ठीक है, तो अगर किसी बेचारे ने जवान समझ के किसी खातून से शादी कर ली और 6 महीने के बाद झुर्रियां वापस आई, तो तब उसको पता चलेगा कि ये खातून तो 50-55 की है, ठीक है। सो ये धोखे वाली चीज है। इसी तरह एक और हदीस है बुखारी की और मुस्लिम की, 6966 जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो हर धोखेबाज है, बिट्रेयर है, दगाबाज, उसको क्यामत के दिन बकायदा उसके एक बैनर होगा। बैनर से मुराद अब अल्लाह आलम के वो उसके आगे लिख के चल रहा होगा या उसके माथे पे लिखा होगा, उसके ऊपर एक बैनर लगा होगा क्यामत के दिन, जिससे वो पहचाना जाएगा कि ये डिसीवर है, ये बिट्रेयर है, ये धोखेबाज है, ये दगाबाज है, ये दुनिया में लोगों को धोखा देता था, ठीक है। तो सोचे क्यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने हमें अपने हिसाबों की फिक्र पड़ी हो, और खुदा ना खास्ता किसी खातून या किसी मर्द के, और बाकी गुनाह तो हैं ही माशाल्लाह, वो तो जमा डब्बा लेके आप साथ चल ही रहे हैं, लेकिन साथ में फोरहेड के ऊपर एक, या जो भी बैनर, जो भी अल्लाह बेहतर जानता है, जिस तरह भी होगा, कि एक दगाबाज या धोखेबाज का, डिसीवर का एक बैनर साथ चल रहा हो, तो आई थिंक इससे ज्यादा खतरनाक बात कोई नहीं है। नंबर 2 जो हमारा इसमें, अब हम उसी उस सीक्वेंस में चल रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ शरिया के, कि पहला तो धोखा वाली बात थी। नंबर 2 चेंजिंग क्रिएशन, जिसके ऊपर हमने पहली आयत पढ़ी थी, ठीक है। सो ये चेंजिंग क्रिएशन में इसलिए आता है क्योंकि आप जो अल्लाह ताला की कुदरती चीज है उसको चेंज कर रहे हैं, ठीक है। यानी एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है, आप उसको बकायदा बिल्कुल चिकना करके, आप उसको साफ करके, आप स्लेट मिटा रहे हैं, जो आपके एज के साथ साथ एक नेचुरल प्रोसेस के अंदर अल्लाह ताला ने एक तरीका रखा है कि इंसान ने ऐसे बूढ़ा होना है। आप उसको, लोगों को एक तो धोखा दे रहे हैं, दूसरा आप उसको मिटा रहे हैं, उन चीज उस नेचुरल प्रोसेस को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह जो लिप्स में फिलर करा रहे हैं, और जो नाक के अंदर टिप चेंज करा रहे हैं, और जो चीक्स के अंदर फिलर भरवा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? आप ये खलकत को बदल रहे हैं, ठीक है। ये आप क्या कर रहे हैं? जो अल्लाह ताला ने तख्लीक किया, आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो रहे, आप उसको चेंज कर रहे हैं। सो चेंजिंग क्रिएशन शैतान का वादा है। और हमेशा याद रखिए कि जो ये प्रोसीजर्स हैं, मुझसे बहुत सारे पेशेंट्स आके कहते हैं आप हमें कर दें, हम अपने शौहर के लिए करवा रहे हैं। तो याद रखिएगा कि एक बड़ा सिंपल सा रूल है कि अगर खलकत की अतात जो है वो खालिक की डिसोबीडियंस में करवा रही है, यानी आप उसको क्या कहते हैं, डिसोबीडियंस का उर्दू मेरे से निकल गई दिमाग से अब। सो अगर आपकी जो आप किसी ह्यूमन को ओबे कर रहे हैं, और उस ओबीडियंस यानी उस अतात के चक्कर में आप अल्लाह ताला की नाफरमानी कर रहे हैं, आप उसकी अतात नहीं कर रहे, तो ऐसी अतात जायज नहीं है, ठीक है। तो हस्बैंड की खुशनुदी के लिए आप अगर कोई हराम काम कर रहे हैं जो अल्लाह ताला ने मना किया, तो ये बिल्कुल जायज नहीं है, क्योंकि इसका मतलब ये कि आपने हस्बैंड को अल्लाह ताला से ऊपर रख दिया। तो ऐसा किसी भी इंसान के लिए, किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं। तीसरी चीज जो हमने डिस्कस की थी कि कोई भी जो है हार्म नहीं होना चाहिए, यानी नुकसान नहीं होना चाहिए, और अगर नुकसान हो तो वो उसके फायदे से बड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि अगर आप वैक्सिंग करते हैं और वैक्सिंग में जल जाते हैं, तो कोई ऐसा बहुत ज्यादा नहीं जलते, थोड़ी देर के लिए आपको जलन होगी, हल्का सा ब्राउन ब्राउन होगा, फिर उतर जाता है। सो आपने अगर किसी चीज का साइड इफेक्ट आ रहा है, तो उसको वे करना है कि क्या अगर ये साइड इफेक्ट आया, जो कि कोई भी क्लेम नहीं कर सकता कि ये साइड इफेक्ट नहीं आएगा, तो क्या अगर ये साइड इफेक्ट आया तो ये इसके फायदे से बड़ा होगा या कम होगा। सो अब आपने बोटॉक्स फिलर्स के साइड इफेक्ट्स पढ़ लिए, और दुनिया का बड़े से बड़ा डॉक्टर आपको ये लिख के नहीं दे सकता कि तुम मुझसे प्रोसीजर कराओ, तुम्हें कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा। और अगर कोई लिख के दे रहा है तो वो सबसे बड़ा झूठा है, ठीक है। सो अगर आप ये प्रोसीजर्स के साइड इफेक्ट्स आपने पढ़ लिए, अब इन साइड इफेक्ट्स के साथ आप ये प्रोसीजर कराने जाएं और खुदा ना खास्ता नाबीना हो जाए, तो आपको लगता है कि ये बेनिफिट वर्सेस साइड इफेक्ट, इज इट वर्थ इट? ठीक है ना। सो अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, सूरह बकरा की आयत नंबर 195 है, इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करो, और अपने आप को खुद अपने हाथों से हलाकत में ना डालो, ठीक है। अपने विद योर ओन हैंड्स जो है वो अपनी बर्बादी ना करो। इसी तरह इब्ने माजा और अहमद की हदीस है 2865 और 2341, जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि देयर शुड बी नो हार्म, यानी कोई किसी चीज का आपने किसी को खुद नुकसान नहीं पहुंचाना, और बदले में भी नुकसान नहीं पहुंचाना। यानी स्टेप 1 में खुद से कोई नुकसान जो है वो क्रिएट नहीं करना किसी के लिए या अपने लिए, और बदले में अगर आपने किसी का नुकसान, आपका किसी ने नुकसान किया भी, तो आपने बदले में उसको रेसिप्रोकेट हार्म नहीं करना, ठीक है।
नंबर 4 जो है वो एक उसमें हमारी जो लिस्ट थी उसके अंदर था एक्सपोजिंग ऑरा। ठीक है, अब एक्सपोजिंग चेहरे में तो कोई मसला नहीं है एक्सपोजिंग ऑरा का, लेकिन जब आप ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन या बुटक्स की इम्प्लांट की बात करते हैं, हिप्स इम्प्लांट की, तो या फिर आप अगर जो फैट इम्प्लांट वाले इंजेक्शन लगवा रहे हैं, तो फैट इम्प्लांट जो है वो आपकी बॉडी से ज्यादातर पेट से, थाई से या हिप्स पे से फैट लिया जाता है लाइपोसक्शन के थ्रू, और फिर वो जाके चेहरे पे इम्प्लांट किया जाता है। तो ऐसी केस में आप क्या कर रहे हैं, आप अपने सतर को एक्सपोज कर रहे हैं। तो सतर को एक्सपोज करना दीन में फॉर ब्यूटिफिकेशन पर्पस जायज नहीं। नंबर 5 जो है वो आ जाता है मटेरियल। हमने बात की थी कि जो भी इस्तेमाल हो वो हलाल होना चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बुखारी में है हदीस, इसका नंबर मुझे नहीं मिला था, लेकिन इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अथॉरिटी पे है ये। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला किसी भी चीज का, किसी भी मसले का क्योर या उसका जो सोल्यूशन है वो उस चीज में नहीं डालता जो तुम्हारे लिए उसने हराम कर दी है। ठीक है, सो मटेरियल्स जो है वो अगर आप कोई भी ऐसी चीज यूज करें जो हलाल इंग्रेडिएंट के साथ नहीं है तो वो जायज नहीं है, स्पेशली ब्यूटिफिकेशन के लिए। अगर आपको याद हो तो हमने बोटॉक्स के अंदर 3 चीजें पढ़ी थी ऑयल के अंदर। एक उसमें बोटुलिनियम टॉक्सिन था, एक उसमें ह्यूमन एल्बुमिन थी जो हमने बात की थी कि वो ह्यूमन ब्लड से आता है। तो ह्यूमन ब्लड के टॉपिक को इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ह्यूमन ब्लड के ऊपर स्कॉलर्स की जो 2 राय हैं उसमें से एक ये है कि एक ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स कहता है कि वो नजिस है। ठीक है, सो ये एक ऑब्वियसली हमारे लिए पॉइंट आ गया इंपॉर्टेंट कि अगर किसी चीज में स्कॉलर्स का ये एक राय है कि वो नजिस है तो हम उसको हम फौरन अटेंटिव हो जाएंगे उसके लिए। सिमिलरली फिलर्स के केस में भी हमने ये बात की थी कि कुछ सोर्सेज जो फिलर्स की हैं वो पिग में से आ सकती हैं, लेकिन कंपनी वालों को भी नहीं पता होगा और हमें भी नहीं पता होगा कि वो कहाँ से आएंगे, तो इसमें भी डाउट आ गया। ठीक है, तो जहां पर आपको ये डाउट आ जाए काफी हद तक कि ये हलाल और हराम इंग्रेडिएंट के बीच में मसला है, तो फिर उससे दूर रहना बेहतर है। ऑल्दो कि ये बड़ा वीक पॉइंट है बोटॉक्स फिलर के केस में, क्योंकि ऑब्वियसली हमें नहीं पता कि सोर्स कहाँ से आ रही है, लेकिन ये कि जो ऊपर के 4 पॉइंट्स हैं उसके साथ ये 5वां पॉइंट भी इसकी जो रूलिंग है उसको सपोर्ट करता है। ठीक है, सो इन जनरल अगर मैं ये 5 पॉइंट को कंप्राइज करके आपको एक शॉर्ट आंसर बताऊं तो बोटॉक्स फिलर खूबसूरती के लिए करना बिल्कुल जायज नहीं है, ये एक हराम प्रोसीजर है। ठीक है, खूबसूरती के लिए बात हो रही है, क्योंकि अगली स्लाइड में मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ पर ये जायज होंगे। सो ये जो हमने पीछे सारी रूलिंग्स पढ़ी हैं धोखे वाली, ठीक है, क्रिएशन को बदलने वाली, इसके हमने साइड इफेक्ट्स पढ़ लिए हैं, और अगर फैट इम्प्लांट हो रहा है तो वो और एक्सपोज कर रहा है। ठीक है, और मटेरियल यूज हलाल जो है वो एक वीक पॉइंट है, ये मेजर पॉइंट नहीं है, लेकिन ये सपोर्टिव पॉइंट है इसके साथ। ठीक है, सो ब्यूटिफिकेशन के लिए, अपनी लाइनों को गायब शायब करने के लिए ये जायज नहीं है। अब कहाँ जायज है उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, हमने पॉइंट नंबर 9 जो पढ़ा था, ये अल्लाह ताला की रहमत है, उसकी बड़ा करम है, वो गफूर रहीम है, वो बहुत अपने बंदों पर मेहरबान है, और वो हमारी जिंदगियां, दीन का मतलब इस्लाम का मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ताला हमारी जिंदगियां मुश्किल करना चाहता है। अल्लाह ताला एक्चुअली हमारे लिए आसानियां चाहता है, लेकिन इंसान खुद अपने लिए गड्ढे खोद रहा है। ठीक है, सो हमने जो रूल नंबर 9 पढ़ा था शरिया का, वो क्या था कि रूलिंग जो है, जो 8 रूलिंग्स थी, वो नहीं अप्लाई होती अगर कहीं पर कोई नुक्स है जिसको फिक्स किया जाना है, या कोई बीमारी है, या कहीं पर जैसे हमें पता है कि दीन में अगर कोई भूख से मर रहा है तो उसके लिए खंजीर का गोश्त भी उतना खाना जायज है कि वो अपनी जिंदगी बचा ले। ठीक है, जिससे उसकी जिंदगी बचे। सो इसी बेस के ऊपर यह है कि जहां पर नुक्स या एबनॉर्मेलिटी या डिजीज की बात हो, वहां शरीयत जो है वो हमें नरमी देती है, क्योंकि जो मकासद शरिया हैं उसके अंदर जिंदगी या जो ह्यूमन हेल्थ है उसकी प्रिजर्वेशन बहुत जरूरी है। सो इसके अंदर जो है ना वो 4 चीजें आपने देखनी होती हैं, यानी जहां पर फिक्सिंग एबनॉर्मेलिटी की बात हो रही है, बोटॉक्स फिलर को हम परस्यू कर रहे हैं अभी लेक्चर में, तो उसमें एक चीज तो ये कि जो मेडिसिन और इंजेक्शन है उसके बारे में कंफर्म हो कि ये जो आप रिजल्ट पेशेंट को उसकी डिजीज के लिए देना चाह रहे हैं, वो उस इंजेक्शन से या उस मेडिसिन से वो रिजल्ट पक्का आएगा, जरूर आएगा। ठीक है, सो पहली शर्त तो ये है, अगर बोटॉक्स फिलर जैसे माइग्रेन वाले पेशेंट्स को देना है, या जो हम बात कर रहे थे जो मेडिकल रीजंस थी, ठीक है, उनको हमने कहा था कि जी माइग्रेन का पेशेंट है, इसी तरह जो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के पेशेंट हैं, या जो सेरेब्रल पैल्सी के पेशेंट्स थे, जो मुख्तलिफ हमने मेडिकल कंडीशंस बात की थी, ऐसे पेशेंट्स में मस्ट आपको कंफर्म होना चाहिए कि इस इंजेक्शन के लगने से उसका मसला हल हो जाएगा, ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त ये कि जरूरत है, पेशेंट को बहुत जरूरत है, यानी जिसको कभी महीने में या 2 महीने या 3 महीने में एक दफा माइग्रेन का अटैक हो रहा है, उसके लिए बोटॉक्स इंजेक्शन नहीं है।
ये उन पेशेंट्स के लिए हैं जिनको माइग्रेन का बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट अटैक हो रहा है, यानी 15 दिन, महीने में 15 दिन उनको अटैक रहता है, पेन रहता है माइग्रेन से, वो सफर करते रहते हैं, उनके लिए यानी नीड जो है, जरूरत जो है वो जरूरी है इसके लिए, ठीक है। इसी तरह तीसरी शर्त ये है कि कोई हलाल ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो बोटॉक्स जो है वो ऑब्वियसली हलाल, उसका हलाल इन अ सेंस के, अभी हमने कहा कि जो हमारा फिफ्थ पॉइंट था वो वीक पॉइंट है, हम उसको एज अ प्रोडक्ट हराम नहीं कह रहे, हम उसकी चेंजिंग क्रिएशंस और बाकी सारी चीजों के ऊपर बात कर रहे हैं कि वो जायज नहीं है। सो कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जिसमें हराम का चांस हो, इंग्रेडिएंट के हराम होने का, उस केस में वो जायज है कि अगर बीमारी की हालत हो और बीमारी की हालत या जिंदगी बचाने के लिए उसमें कोई हलाल ऑल्टरनेटिव ना अरेंज हो। और चौथी चीज ये कि ये सारी जो कहानियां हैं, ये सारी मशवरे, ये एडवाइसेस आप किसी ऐसे डॉक्टर से लेंगे जो कि मुस्लिम हो और आउटवर्डली एटलीस्ट आपको लगता हो कि ये मुत्तकी परहेजगार इंसान है, इसको कोई तमीज होगी दीन की, इस्लाम की, उसको शरिया के कोई अकल समझ होगी, ठीक है। तो उसके मशवरे के ऊपर फिर आप ये चीजें करेंगे। यानी जो हमारा पॉइंट नंबर 9 था कि ब्यूटिफिकेशन के लिए तो ये चीजें हराम है, ये जायज नहीं है बोटॉक्स फिलर, लेकिन अगर आपकी मेडिकल रीजंस के लिए बोटॉक्स फिलर की जरूरत है तो वो कोई आपका प्रैक्टिसिंग मुस्लिम डॉक्टर जिसको हलाल हराम की तमीज होगी, वो इसके ऊपर फिर आपको गाइड करेगा और मशवरा देगा, और फिर इंशाल्लाह ये करवाए जा सकते हैं मेडिकली। आखिरी स्लाइड है सूरह माइदा की आयत नंबर 71, बहुत इंपॉर्टेंट। और उन्होंने ये गुमान किया कि उन्हें कोई सजा ना होगी तो ये अंधे और बहरे हो गए, फिर अल्लाह ने इनकी तौबा कबूल की, फिर इनमें से बहुत से अंधे और बहरे हो गए और अल्लाह उनके काम देख रहा है। ये बेसिकली बनी इसराइल की बात हो रही है। जो बनी इसराइल जो है वो, कि उनका मसला ये था कि वो पैगंबरों को झुटलाते थे और फिर उनको कत्ल भी कर देते थे, ठीक है। तो पैगंबरों को झुटलाने का मतलब ये कि जो अल्लाह ताला ने तालीमात भेजी थी जिस जिस पैगंबर के हाथ, वो उनकी एक आदत थी कि वो उस पैगंबर की तालीमात को झुटलाते थे। और फिर होता ये था कि उनको ये लगता था कि हम तो क्योंकि बनी इसराइल है, हम अल्लाह ताला की फेवरेट कौम है, तो हमें तो कोई सजा नहीं होगी। तो वो हर चीज को बड़ा लाइट लिया करते थे कि कोई नहीं, हम ये कर लेते हैं, इट्स ओके, हमें तो कोई सजा नहीं। अगर हम देखें तो ये सेम जमाना बनी इसराइल का इस वक्त उम्मत मोहम्मदी पर है, क्योंकि हमें एक जनरल कॉन्सेप्ट ये माइंड में है कि हम बड़े से बड़ा गुनाह कर लेंगे, या हम छोटे गुनाह भी, माइनर सिंस के ऊपर भी एडमेंट हैं, हम उनसे निकलने को तैयार नहीं, क्योंकि हमें एक दिमाग में ये बात है कि हम उम्मत मोहम्मदी हैं, हमने तो फाइनली जन्नत में चले ही जाना है, ठीक है। सो सेम बनी इसराइल वाला एटीट्यूड हमारा होने लग गया है कि हम जो है वो ये समझते हैं कि हमें तो कोई सजा नहीं होगी, हम तो अल्लाह ताला के, हम तो हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं। तो बनी इसराइल को जैसे ये फखर था, इस तरह हमें भी ये गलत फहमी, बेसिकली मैं इसका वर्ड यूज करूंगी कि हम गुनाह करते जाते हैं इस गलत फहमी में, या इस मिसकंसेप्शन के अंदर कि हम उम्मत मोहम्मदी हैं तो हम, हमें तो कोई मसला ही नहीं, ठीक है। तो अल्लाह ताला कहता है कि ये अंधे और बहरे हो गए। अच्छा, अब अंधे और बहरे का वर्ड यूज हुआ है, यानी आंखों से भी नजर आना, मतलब ये फिजिकली बात नहीं हो रही, ये जो शऊर की आंख है या हिदायत की जो नजर है वो खत्म हो गई, और उनको हिदायत कानों में भी आना बंद हो गई। यानी जैसे हम कहते हैं ना, अल्लाह ताला फिर मोहरें लगा देता है दिलों पे। तो आप फिर ये आजकल के दौर में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको जब आप कोई चीज समझाते हैं हलाल और हराम की, तो ये गूंगे और बहरे, सॉरी, अंधे और बहरे हो जाते हैं। इनको आपकी बात ना समझ आ रही होती है और ना ये आपकी बात सुन पा रहे होते हैं। सो अल्लाह ताला कहता है कि फिर ये गूंगे और बहरे हो जाते हैं, और फिर जब अल्लाह ताला इनको और छूट देता है, यानी अल्लाह ताला जो है वो उनकी रस्सी नहीं खींचता, या उनके लिए आसानियां कर देता है कि ठीक है फिलहाल मैं अजाब नहीं आ रहा या कोई उसके ऊपर पनिशमेंट नहीं आ रही, तो फिर उसमें से कुछ लोग हैं जो मजीद अंधे और बहरे होते जाते हैं, ठीक है। यानी वो अपने गुनाहों में छोटे से काम से शुरू करते हैं और फिर वो आगे से आगे, यानी काम बोटॉक्स फिलर से स्टार्ट होता है, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता एक सर्टेन एज के बाद जब बोटॉक्स फिलर काम करना बंद कर देता है, तो फिर दे गो अंडर द नाइफ, और ये जाके कॉस्मेटिक सर्जरी पे बात खत्म होती है कि फिर उनको लगता है कि अब हमें तो जवान रहना है हमेशा, तो हम अब जो चेंजिंग क्रिएशन है उसकी फाइनल लेवल पे आ जाएंगे और हम सर्जरी करा के अपनी चेहरा ही बदलवा लेते हैं, या हम फिर से 20-25 साल पीछे जवान हो जाएंगे। सो बेसिकली ये आयत इस लिहाज से मुझे बहुत अट्रैक्ट की, क्योंकि बनी इसराइल का यही मसला था कि उनको अगर बताया जाता था कि ये सही है ये गलत, तो वो एक तो इजी लेते थे कि ठीक है कोई नहीं, ये सजा नहीं होगी, अल्लाह ताला, हम अल्लाह ताला के लाडले हैं। और सिमिलरली फिर ये होता था कि वो आगे से आगे उसमें बढ़ते जाते थे। तो ये जो ब्यूटी की रेस है, इसमें भी कोई एंड नहीं है, ये याद रखिएगा। इसमें आप एक चीज में घुसेंगे, आप मार्केट जाएं, इवन शेल्फ पे से अगर आप एक चीज उठाते हैं, अगली दफा मार्केट जाएंगे आपकी नजर दूसरी चीज पे जाएगी। आपने फेस वॉश ले लिया तो फिर आप सीरम की तरफ जाएंगे, सीरम ले लिया तो फिर आप सन ब्लॉक की तरफ जाएंगे। तो ये जो ब्यूटी की रेस है, ये औरतों के दिमाग में जो एक चीज डाल दी है कि अगर तुम खूबसूरत नहीं हो, यानी मुझे लगता है कि औरत और पेस्ट्री में इस वक्त कोई फर्क नहीं है।
पेस्ट्री अगर अच्छी दिखती नहीं है तो उसको खाने के लिए कोई खरीदता नहीं है। सिमिलरली औरत अगर अच्छी नहीं दिखती तो उससे शादी और उसका साथ लेने के लिए, उसकी मोहब्बत के लिए किसी को फर्क नहीं पड़ता। सो प्लीज इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि औरत और पेस्ट्री में बहुत फर्क है। औरत एक इंसान है, उसका अपनी एक सोच है, अपना एक किरदार है। तो उसकी ज़ाहिरी खूबसूरती मैटर करती है, और अल्लाह ताला ने एक हलाल रास्ते भी दिए हैं ज़ाहिरी खूबसूरती को मेंटेन करने के लिए। लेकिन जब इंसान अल्लाह ताला की बनाई हुई लिमिट्स को क्रॉस करेगा तो वो फायर बैक करेंगी, ना सिर्फ फिजिकली बल्कि इमोशनली, साइकोलॉजिकली सुसाइड की तरफ जाएंगे, डिप्रेशन की तरफ जाएंगे, माशरे में बिगाड़ पैदा होगा। प्लस ये कि जो आखिरत में जलालत होगी वो अलग है। ठीक है। सो ये आज की हमारी क्लास थी। 5 मिनट में हम क्वेश्चन ले सकते हैं अगर आप में से कोई सवाल पूछना चाहे तो। माइक पे भी पूछ अस्सलाम सकते वालेकुम। हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। वरहमतुल्लाह। वालेकुम मैम अस्सलाम मैंने वरहमतुल्लाह। 2015 में मेरे था स्कार का प्रॉब्लम जॉ लाइन पे ना, तो हम्म। इतना बुरा लगता था, स्किन अंदर को चली गई थी, तो वो इतना ठीक है। देखने में बहुत बुरा लगता था। तो मैंने मतलब डॉक्टर से रब्ता किया, स्किन डॉक्टर थे, हम्म। स्किन स्पेशलिस्ट थे। हम्म। उन्होंने मतलब सर्जरी कहा, उन्होंने यही हम्म। स्कार ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने फैट ग्राफ्टिंग की मेरी थाई से, हम्म। और वो तो ठीक हो गया। लेकिन हम्म। उस ऑपरेशन के बाद से 2015 से अब 2023 है, मेरे पेन नहीं जा रही, मेरी थाई पे शदीद पेन होती है और हम्म। साथ में कमर की तरफ आ जाती है। और मैंने इतनी ज्यादा ट्रीटमेंट्स करवाई हैं और इतने ज्यादा अल्ट्रासाउंड मुख्तलिफ लेबोरेटरी से करवाई हैं, कोई रिजल्ट मिल ही नहीं रहा। हम्म। मेडिसिन ले लेकर तंग आ चुकी हूँ और अभी हम्म। तक स्टिल ऐसे ही है। बिल्कुल बिल्कुल। वो सॉरी, बात कौन करी है, मैं नाम पूछना भूल गया आपका। गुप्ता। शगुफ्ता, राइट। शगुफ्ता बेसिकली देखें, हमने ये तो मैंने आपको बड़े सुपरफिशियल से साइड इफेक्ट्स बताए ना, क्योंकि क्लास हमारी 1-1.5 घंटे की होती है और ऑब्वियसली हर एक का मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है। लेकिन मसला ये होता है कि कुछ चीजें गैर जरूरी तौर पे जब छिड़ जाती हैं तो वो फिर एक बहुत न्यूसेंस बन जाती हैं। अब आई डोंट नो कि उन्होंने वहां से जो आपकी फैट ली है लाइपोसक्शन में, उसमें क्या चीज डैमेज की है, किस चीज को ट्रिगर किया है, ये डेफिनेटली सर्जन बेहतर बता सकता है। लेकिन एक अगेन वही बात है कि एक चीज प्रॉब्लम हो गई है, एंड आई थिंक कि आप इस अपनी जो आपकी ये सारी सिचुएशन है, इससे आप लोगों को बहुत गाइड कर सकती हैं। और मुझे उम्मीद है कि जब लोग इसको सुनेंगे तो ये इस चीज का एक प्रूफ है कि जब हम ये बात करते हैं कि आपने वे करना है प्रोज एंड कॉन्स को, कि अगर अगर देखें, आपके अगर डॉक्टर ने आपको ये साइड इफेक्ट्स बताए होते कि ऐसा भी हो सकता है, तो शायद आप सोचती, शायद आप कहती कि ठीक है मैं स्कार के साथ रह लूंगी, मुझे एक परमानेंट दर्द की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है लेकिन कि आपके मैम डॉक्टर वो ने आपको साइड इफेक्ट्स इतने नहीं बताए होंगे। उन्होंने बिल्कुल भी नहीं बताए। और अब जब मैंने उनको दोबारा कंप्लेन की इसके बाद, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये इसकी वजह से नहीं है, ये कोई और रीजन है, ये इसकी वजह से नहीं है। उन्होंने तो बिल्कुल भी मुकर गए हैं कि ऐसा हो सकता है। वो कहते हैं इसके साइड इफेक्ट नहीं है, ये कोई और मसला है आपको। आप एक और काम ये कर सकती हैं, अपार्ट फ्रॉम रिलीजन से साइड पे मैं आपको मेडिकली एडवाइस दे रही हूँ कि आप जो भी जहाँ पर आपको पेन है, अगर तो जॉइंट में है या कमर में, तो आप या तो ऑर्थोपेडिक वालों को दिखाएं जो हड्डियों के होते हैं, या आप अगर जॉइंट में है तो रोमेटोलॉजिस्ट को दिखाएं। और एक दफा उनके साथ ये हिस्ट्री प्रॉपर डिस्कस करें, क्योंकि जिसकी फील्ड है वो आपको बेहतर बता सकता है। अक्सर ये होता है कि साइड इफेक्ट्स आते हैं और जो सर्जन होते हैं, स्पेशली जो आपके प्लास्टिक सर्जन होते हैं या इवन डर्मेटोलॉजिस्ट भी होते हैं, ये डिनाई करते हैं कि ये इसकी वजह से नहीं है। कभी कभी वाकई में उसकी वजह से नहीं होता और कभी कभी उसकी वजह से होता है। तो ये आपको बेहतर गाइड जो है ना, वो जो ऑर्थोपेडिक वाले हैं वो या रोमेटोलॉजिस्ट जो हैं, उनसे एक दफा आप एक दफा कंसल्ट कर लें और उनको ये अपनी हिस्ट्री दें कि ये करवाया था, इस जगह से फैट मैम ली थी मैं उसके बाद से। ऑर्थोपेडिक के पास भी जा चुकी हूँ, तो उन्होंने कहा आपको इससे कोई लिंक नहीं है आपका। ठीक उन्होंने है। दूसरी तरफ भेज दिया और और अभी तक वैसे ही है रोमेटोलॉजी और वाला को भी सुबह से दिखाया भी आपने? ऐसे ही है। नहीं नहीं, उनके पास नहीं गई मैं। अच्छा, ऑर्थोपेडिक और रोमेटोलॉजी वालों में फर्क ये होता है कि ऑर्थोपेडिक बोन्स वालों को देखते हैं और जो रोमेटोलॉजिस्ट होते हैं ना वो जॉइंट को देख रहे होते हैं। तो अगेन यही चीज है, क्योंकि ये मेरी फील्ड नहीं है, इसके अंदर मैं आपको बहुत ज्यादा मशवरा नहीं दे सकती, लेकिन रोमेटोलॉजिस्ट को एक दफा चेक कर लें और ये चीज डिस्कस कर लें। पॉसिबल है कि लिंक ना हो, लेकिन वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है। बट डेफिनेटली मैं आपको ये बता दूं कि इन चीजों के साइड इफेक्ट्स तो होते हैं, और कुछ साइड इफेक्ट ऐसे हैं जो मेडिकली अभी तक डॉक्यूमेंटेड नहीं है। यानी आप समझें कि बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं, बहुत सारे इंजेक्शन है, जैसे मैंने आपको फिलर्स के अंदर एग्जाम्पल दी कि अभी तक फिलर्स की कोई रिसर्च नहीं है, कोई सेफ्टी मार्जिन नहीं है कि प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग 22 साल से कम या कीलॉइड वाले स्कार वालों को, इनमें से अभी इसकी कोई सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं है, लेकिन लोग लगा रहे हैं। सो अगेन वी डोंट नो कि बहुत सारे साइड इफेक्ट इस तरह होंगे इन प्रोसीजर्स के जो अभी तक डॉक्यूमेंटेड ही नहीं।
तो क्योंकि वो सिलेबस में अभी तक डॉक्टर्स ने नहीं पढ़े तो वो उसको करेक्ट भी नहीं करते। सो आई थिंक रूमेटोलॉजिस्ट को आप दिखा लें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आसानी करेगा। बाकी अल्लाह ताला से जरूर दुआ करें कि अल्लाह ताला अगर कहीं पर कोई गलती हुई है, मुझे नहीं पता कि स्कार क्या था और वही बात है कि क्या रूलिंग इसके ऊपर थी फिलहाल आपकी, आई डोंट नो, लेकिन अल्लाह ताला से बिल्कुल जरूर हेल्प मांगे और अल्लाह ताला से ये जरूर दुआ करें। देखें जब भी कभी मुसीबत आए या कोई मुश्किल हो तो सबसे पहले अपने आप में देखें कि मुझसे कहीं गलती हुई है तो अल्लाह ताला मुझे माफ कर दे। बिल्कुल। और समटाइम तो नमाज पढ़ ही नहीं सकती मैं, फजर के वक्त उठती हूँ नमाज पढ़ने के लिए, वजू कर लिया होता है और जाए नमाज पे आते इतनी शदीद पेन होती है कि मैं बता नहीं सकती, और मेरी नमाज रह जाती है, मेरी फजर आप की नमाज मिस हो जाती है इसी पेन में। आप बैठ के ना फिर पढ़ें, फिर आप उसमें देखें दीन में वही बात है कि आसानी है, आप चेयर पे या बेड के एज पे बैठ के जहां आपको कंफर्टेबल हो, इवन आप लेट के भी पढ़ सकती हैं। आप नमाज छोड़े नहीं, आप देखें अल्लाह ताला ने बहुत आसानी की है, आप लेट के पढ़ लें, आप इशारों से पढ़ लें और मैं इस वक्त जिस मेरी पोजीशन जो में। है वो 28 है, 28 साल है मेरी एज, और इतना ज्यादा मसला हो रहा है, मैं अगर ज्यादा चल लूं तो मुझसे चला नहीं जाता, ऐसे जैसे मेरे घुटने जवाब दे गए हैं, और बहुत ज्यादा मसला है। मेरे घर वाले तो यही कहते हैं कि आप ये घुटने। आइडियली मेरे ख्याल है रोमेटोलॉजिस्ट को दिखाएं, मुझे लगता है कि आपका जी जी जॉइंट का प्रॉब्लम है, जी जी, जज़ाकल्लाह खैर। तो वो दिखा लें इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हम सब आपके लिए दुआ करेंगे, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे। बट अगेन आप ये जरूर लोगों को बताया करें, हमें नहीं पता कि कनेक्शन है या नहीं है, लेकिन वही बात के चीजें बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं और ये डॉक्टर्स नहीं बताते। जिस वक्त आप सर्जरी के लिए जाते हैं उनको सिर्फ अपने पैसों की कंसर्न होता है, डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ भी ये है कि वो आपको नहीं बताएंगे साइड इफेक्ट्स, उनको सिर्फ अपने पैसे बनाने होते हैं, उनको पेशेंट कहते हैं ना वो मुर्गी, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को हलाल करना होता है उनको। सो दे डोंट टेल यू कि ये साइड इफेक्ट आ सकते हैं, और फिर आप कंसेंट फॉर्म भी साइन कर चुके होते हैं तो आप कुछ कर भी नहीं सकते। सो अच्छा, कोई और क्वेश्चन कोई लेना चाहे, कोई चैट में अगर कुछ पूछना चाहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये hyaluronic एसिड का जो सीरम होता है, जी जी। क्या उसमें भी hyaluronic एसिड के अ, सीरम जी जी, सवाल क्या आपको, मुझे समझ नहीं आई। टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए जो यूज करते हैं उसमें भी कुछ हराम चीजें हो सकती हैं क्या? यूजुअली देखें चक्कर ये मैंने इसीलिए आपको जो पॉइंट नंबर 5 कहा था ना, मैंने इसको वीक पॉइंट कहा था। वीक पॉइंट इसलिए कहा था क्योंकि इसमें मल्टीपल सोर्सेज से चीजें आ रही होती हैं। तो हमेशा याद रखिए कि दीन जो है वो आपके लिए मुश्किलात नहीं पैदा करना चाहता। अगर तो जैसे कुछ चीजें हैं, कुछ खाने पीने की चीजें हैं जिसमें हमें कंफर्म होता है कि ये पोर्क डला हुआ है, या कंफर्म होता है कि इसके अंदर कोई खाने के अंदर जो है वो अल्कोहल डली हुई है, कोई इस तरह की चीज है, तो फिर हम उसको इनहिबिट करते हैं, ठीक है, फिर हम उसको मना करते हैं कि ये बिल्कुल। लेकिन जो हाइलुरोनिक एसिड स्पेशली जो टॉपिकल है जो सीरम्स में आ रहा है उसमें क्योंकि 6-7 सोर्सेज हैं जहां से वो आ सकता है, तो क्योंकि हमें कंफर्म नहीं है अनटिल अनलेस कि किसी ब्रांड को आप ईमेल डालें और उनसे पूछें कि ये हाइलुरोनिक एसिड कहाँ से आ रहा है और वो आपको कहें कि पिग से आ रहा है, फिर तो आपको कंफर्म हो जाएगा और फिर आप उसको जी नहीं लगाएंगे। लेकिन इन जनरल क्योंकि फिर इस तरह अगर हम हर चीज में टूथपेस्ट और हर चीज के अंदर शुबहा करने लग जाएं, शक करने लग जाएं, तो फिर मुसलमानों के लिए जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी, ठीक है जी। ना। तो सो इसलिए सारी क्रीम्स में भी आजकल रहता है hyaluronic जी जी। एसिड, फेस वॉश में वगैरह में लिखते हैं तो थोड़ा डाउटफुल होता है। हाँ नहीं, मेरा अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन मैंने जितना इसको पढ़ा है टॉपिकल वाले को स्पेशली, और मैंने आपको जी अगेन बार बार मैं स्लाइड के अंदर भी मैंने आपको ये कहा था कि जो 5th पॉइंट है ये बड़ा वीक पॉइंट है, क्योंकि हमें इसमें कंफर्म नहीं है कि जी सोर्स कहाँ से, पीछे से हाइलुरोनिक एसिड किधर से आ रहा है। हो सकता है वो हलाल चीज में से आए, या हो सकता है वो बैक्टीरिया से बना रहे हो लैब में, तो बैक्टीरिया वाला तो बिल्कुल ठीक है। तो इसमें ये कि शक शुबे में ना पड़े। अगर हाँ कहीं पर आपको किसी स्पेसिफिक ब्रांड के बारे में मिल जाता है कि ये ब्रांड जो है वो जैसे इंस्टाग्राम वगैरह पे आपको वीडियोस और ये मुख्तलिफ यूट्यूब पे मिल जाती हैं कि ये ब्रांड जो है ये हाइलुरोनिक एसिड, किसी ने उनसे बात की और उनसे पूछा, जैसे लॉरियल वगैरह डिफरेंट ब्रांड है, उनको मेल डाली, तो वो अक्सर इस तरह होता है कि यूट्यूब पे आपको मिल जाता है कि ये इन्होंने सर्टिफाइड कह दिया है कि नहीं जी हम हलाल नहीं है। तो अगर जी इस तरह कहीं पर आपको पता चल जाए फिर आपको उसको छोड़ दें, लेकिन शक शुबात में इसके ऊपर ज्यादा एम्फेसाइज ना करें, वरना इस तरह फिर जिंदगी गुजारनी बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। क्योंकि फिर वो हम टूथपेस्ट में और हर चीज में ये चीजों में घुस जाएंगे, तो बहुत सारी जो चीजें हैं ना वो फिर शुबात के चक्कर में हमें बहुत शैतान हमारे दिमाग के साथ खेलेगा फिर। जी जज़ाकल्लाह खैर। क्या आमीन भैया की। अच्छा, और कोई क्वेश्चन?
आई थिंक सबके सवालों के जवाब हो गए। ठीक है, हम सेशन वाइंड अप करते हैं। बाकी अगर किसी और को फिर भी कोई क्वेश्चन याद आए, कोई डिस्कशन याद आए, तो व्हाट्सएप ग्रुप में यू आर ऑल वेलकम, आप लोग पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो क्या हम बेवकूफ नहीं है? क्या हम अल्लाह की क्रिएशन में खुद जानबूझ के जो है अपने मफादात को इंसर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मुझसे कल एक टीचर से मेरी बात हुई तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि हमारा जो माशरा है, इन जनरल, माशरे से मुराद सिर्फ पाकिस्तान इंडिया की बात नहीं हो रही, हम मुस्लिम कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, कि ये एक बीमार माशरा हो गया है। बीमार माशरे से मुराद ये कि हमें, हमारे दिमागों में जो है ना, वो दीन कहीं बहुत छोटी तरफ डाल दिया गया है। दीन को बिल्कुल दबा के और गैर जरूरी समझ के साइड पे कर दिया गया है, अल्लाह ताला के कवानीन को। और साइंस जो है ना, ये और जो पैसा है, ये हमारा नया खुदा बन गया है, नऊजुबिल्लाह। तो हम बहुत सारी चीजें जो कुरान ने हमें 1400 साल पहले हुक्म दिए थे, वो अब जब साइंस प्रूफ करती है तो हम बड़े खुश हो के कहते हैं कि अच्छा जी, ये तो हाँ अल्लाह ताला ने कही थी। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें जो साइंस अभी तक प्रूफ नहीं कर सकी, लेकिन वो हमें कुरान और सुन्नत में मना की गई है। तो हम जो है वो इंतजार करेंगे कि, हम कहते हैं क्योंकि साइंस तो ऐसा नहीं कहता, तो हम इस बात को नहीं मानते। स्पेशली यंग जनरेशन के अंदर ये प्रॉब्लम है, और लिबरल्स में ये प्रॉब्लम है। तो डेफिनेटली ये बात फैक्ट है कि हम बेवकूफ बन रहे हैं और दुनिया हमें बेवकूफ बना रही है। आप सोचें कि स्पेसिफिकली मुस्लिम कंट्रीज और मुस्लिम यूथ को, जैसे हम बाकी प्रोग्राम्स के अंदर हम एलजीबीटी और वैलेंटाइन डे वगैरह के जो हमारे लेक्चर्स थे, उसके अंदर हमने ये बात डिस्कस की थी कि मुस्लिम यूथ और मुस्लिम औरतें और मुस्लिम मर्द, इनके ऊपर को खुसूसी जो है ना वो काम किया जा रहा है, इनको दीन से हटाने के लिए, इनका फोकस खराब करने के लिए। सो उसमें औरतों को जो है ना वो ब्यूटी की एक रेस में लगाया जा रहा है। चाहे वो आप मिडिल ईस्ट में देख लें, दुबई हो गया, सऊदीया हो गया, पाकिस्तान इंडिया हो गया, हर जगह औरतों से उनके कपड़े खींचे जा रहे हैं। औरतों को ब्यूटी और मेकअप और इन चीजों की दौड़ में लगा के उनको, आप समझे, कहना नहीं चाहिए, लेकिन इस वक्त जो एक जनरल औरत का कॉन्सेप्ट है ना, वो ये कि उसको बरहना करके और चौक पे खड़ा कर दें आप चीजें बेचने के लिए। इस वक्त ये स्टांस क्रिएट होता जा रहा है। और उसको बदल भी दें, उसको खलकत भी अल्लाह ताला की बदल दें, उसके कपड़े भी उतार लें आप, और उसको ऊपर से नीचे तक किसी गाय भैंस बकरी की तरह हार श्रृंगार करके आप उसको सामने चौराहे पे खड़ा करके और उससे कहें कि तुमने चीजें बेचनी है। तो आजकल की जो खवातीन है, उनके साथ जो वेस्टर्न माशरा है, क्योंकि हम बेवकूफ बन रहे हैं इसलिए हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। सो बिल्कुल ठीक कहा आपने कि हम, ये बेवकूफी है और इसकी कॉस्ट भी हम खुद ही पे कर रहे हैं। जी, हम आखिरत को खराब कर रहे हैं पैसे दे के, एक्चुअली आप और देखें हम, तो हम दुनिया को भी खराब कर रहे हाँ, दुनिया और आखिरत, जाहिर है अपनी जेब पे भी बोझ पड़ रहा है और आखिरत पे भी हैं। एक बोझ मेरी पड़ रहा बहुत अच्छी फ्रेंड है, उनसे, उन्होंने मुझसे कुछ अरसे पहले ये बात की कि उनकी जो आई लिड्स हैं, वो थोड़ी, जैसे आप समझे, थकी थकी लुक होती है, जो लिड्स हैं वो थोड़ा सा एज के साथ नीचे आ रही थी। तो उन्होंने मुझसे ये डिस्कस किया कि मैं सोचूं कि मैं इसकी सर्जरी करा लूं ताकि मेरी फ्रेश लुक आए, मैं जवान लगूं। तो मैंने उनको हंस के कहा, मैंने कहा देखिए, बहुत सारे मेरे पेशेंट्स हैं जिन्होंने इस तरह चीजें कराई हैं। एक बड़ा मेजर मसला ये होता है कि जो खवातीन ये जो सर्जिकल और ये जो बोटॉक्स फिलर्स में जाती हैं, मैंने ये बात नोट की है, मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, इस पर कोई साइंटिफिक डाटा नहीं है, लेकिन मैंने अपने 10 साल 15 साल से, जब से मैं क्लिनिक कर रही हूँ, उस टाइम पीरियड में मैंने ये बात नोट की है कि ये जो खवातीन बोटॉक्स फिलर्स के अंदर जब घुसती हैं, तो एक तो आपकी पर्सनल सेटिस्फेक्शन खत्म होती जाती है, एक अपने आप के अपने अंदर खुशी होती है कि मैं अच्छी दिख रही हूँ। दूसरी बात ये कि आपके घर के हालात खराब होना शुरू हो जाते हैं। एक खातून जो किसी भी प्रोसीजर के बाद अपने आप को, सॉरी टू से, मैडोना या करीना कपूर समझने लग जाती हैं, उनको लगता है कि उनका शौहर तो फिर शाहरुख खान होना चाहिए। ठीक है, ऑल्दो की को मैं बहुत अच्छी एग्जांपल्स नहीं दे रही आपको, लेकिन औरत को ये लगने लग जाता है कि क्योंकि मैं हसीन लग रही हूँ तो मेरा शौहर भी हसीन होना चाहिए। अब शौहर तो नहीं बदल सकता। तो लिटरली ये चीजें एक्चुअली औरतों को एक एहसास बर्तरी में शिफ्ट कर देती हैं दिमागी तौर पे, और फिर उनके घरों में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। फिर उनको अपना शौहर, अपने बच्चे बुरे लगने लग जाते हैं। उनको लगता है कि अब क्योंकि मैं बहुत हसीन हो गई हूँ, तो मेरा लाइफस्टाइल जो है वो इन सेलिब्रिटीज की तरह होना चाहिए। एंड लिटरली इससे शौहर और बीवी के ताल्लुकात खराब होने लग जाते हैं। ये मैंने बहुत सिचुएशंस में, अपनी बहुत इर्द गिर्द पेशेंट्स में, फ्रेंड्स में ये बात देखी है। और इसको अगर मैं आगे एक्सटेंड करके आपको बताऊं, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, कि फिर वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के अंदर बातें जाना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि औरत हसीन लगने लग जाती है। मेरी कुछ पेशेंट्स मुझसे ये बात करती हैं कि हमने सिर्फ अपने शौहर के लिए कराना है। तो मैं उनको हंस के कहती हूँ कि अगर शौहर के लिए कराना है तो फिर नकाब लगाना शुरू करें। फिर आपने ये चेहरा दुनिया को नहीं दिखाना, अगर सिर्फ शौहर के लिए करा रही है।
तो एक्चुअली हम सबको पता है कि शौहर के लिए बड़े कम लोग ही ये काम कर रहे होते हैं, बाकी दुनिया को दिखाने के लिए काम कर रहे होते हैं। तो कुछ डार्क साइड ऑफ जो पिक्चर, जो अगली साइड ऑफ ये ब्यूटी इंडस्ट्री है ना, ये हमें दिखाई नहीं जाती, हमें सिर्फ सिक्के का एक चमकता हुआ पहलू दिखाया जाता है। और जो बेचारे लोग जिनको ये सारी बैकग्राउंड स्टोरियां नहीं पता होती, साइड इफेक्ट्स नहीं पता होते, इमोशनल, फिजिकल और मेडिकल, वो फिर ट्रैप में घिर जाते हैं, क्योंकि शैतान तो बैठा है फिर ये खलकत को बदलवाने के लिए। सो बहरहाल सही कहा आपने, बिल्कुल आई एग्री। अल्लाह ताला हमें महफूज रखे इन चीज़ों से। मैंने क्योंकि अब बहुत अरसे से ये प्रोसीजर्स बंद कर दिए हैं, तो मैं यही रिकमेंड करूंगी आपको कि आप ये बात आके लोगों तक जरूर फैलाएं। खदीजा ने हैंड रेज किया। जी खदीजा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, मुझे पूछना था जो फिर आजकल जैसे हाइलुरोनिक एसिड वगैरह जो बोलते हैं ना, सीरम मॉर्निंग रूटीन और रेटिनॉल वगैरह रात में, तो फिर वो यूज कर सकते हैं क्या नहीं? हाँ, वो तो टॉपिकल है ना। देखें, वो अच्छा। देखें ऑनेस्टली मैं अगर आपको बताऊं ना, तो ये जो टॉपिकल प्रोडक्ट्स होती हैं, ये आपकी झुर्रियां वगैरह गायब नहीं करती, ये सिर्फ आपको ग्रेसफुली एज कराती हैं। मतलब ये कि अगर आप टॉपिकली कोई चीज लगा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप 10 साल या 15 साल जवान दिखने लग जाएंगे। सिर्फ ये होता है कि जो आपका एक गाड़ी है जो तेजी से खाई की तरफ जा रही है, वो जरा स्लो स्लो खाई की तरफ जाएगी। मतलब वो एकदम से ठा करके जाके गिरने के बजाय जो है वो स्लो स्लो गिरेगी। गिरना उसने है खाई में, डाउनहिल एक मोमेंट है। लेकिन जो आपके टॉपिकल प्रोडक्ट्स हैं, वो कभी भी इतनी स्ट्रांग नहीं होती हैं कि वो आपको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट दें। वो अक्सर चीजों को पोस्ट प्रोसीजर केयर के तौर पे हेल्प आउट कर रही होती हैं। या जैसे अगर मैं या आप कोई नाइट क्रीम्स लगा रहे हैं, कोई सीरम्स लगा रहे हैं, तो हमें वो स्लो थोड़ा सा हमें 19-20 का फर्क डाल देंगी। हमारी एजिंग थोड़ी अच्छे तरीके से होगी। यानी अगर मैं 40 की हूँ और आप भी 40 की हैं, और अगर मेरी स्किन केयर अच्छी है और आपकी अच्छी नहीं है, तो मैं हो सकता है कि आपसे मेरी स्किन 40 साल में आपसे अच्छी लगे, जरा शाइनी हो, जरा फ्रेश हो, मेकअप जरा अच्छे से ठहरे। बट ऐसा नहीं है कि मैं 20 की लगूंगी और आप 40 की लगेंगे। बट बोटॉक्स फिलर्स के साथ ऐसा है, अगर मेरा बोटॉक्स हुआ हुआ है और आपका नहीं हुआ हुआ, तो मैं आपसे 8-10 साल यंग लगूंगी। जी ठीक है, जज़ाकल्लाह खैरा। नामीन भैया की। और कोई सवाल? चले, आई थिंक मेरा ख्याल है कि अब आप लोगों के सवालों के जवाब हो गए हैं। फिर भी अगर कुछ अचानक से आप लोगों को याद आ जाए, व्हाट्सएप ग्रुप में बिल्कुल आप पोस्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं जैसी टाइम मिलेगा मैं उसको रिप्लाई करूंगी। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। कोशिश मेरी यही होती है। देखें, जी जी, किसी ने कुछ पूछा? प्लीज एक बार स्टार्टिंग से मतलब बोटॉक्स के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए ना। एंड आई वांट टू know about all these things, and I also want to explore my some problem with my skin. Can you solve? मतलब एटलीस्ट आप अगर एग्जाम्पल दें, मतलब मेरी स्किन को जितना मैं बता पा रही हूँ उतना ही आप थोड़ा समझ करके मुझे बताएं कि मतलब क्या रिएक्ट किया है मेरे फेस में, मुझे यही नहीं समझ आ रहा है। अच्छा स्पेशली ये परवीन, मेरे आपने शुरू की क्लास नहीं अटेंड की? नो मैम, मैं शुरू की क्लास अटेंड नहीं कर पाई थी, मैं अच्छा, थोड़ी अनएबल थी नो उस टाइम। प्रॉब्लम परवीन। मैं रिकॉर्डिंग इस वक्त ऑन है, तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप उसको दोबारा सुन लीजिएगा। और फिर अगर आपको रिकॉर्डिंग के बावजूद कोई सवाल हो, उसको सुन लीजिएगा, शुरू का जितना भी आपका पोर्शन मिस हुआ है। फिर आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लीजिएगा, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगी। ओके ठीक, ठीक थैंक है, यू मैम। जो मैं वेलकम। एक चीज और पूछ लूं क्या? जी जी। मेरा जो मेरा मतलब एज अ डॉक्टर, स्किन डॉक्टर है आप माशाल्लाह, मेरा ये स्किन है मैम, यहाँ स्किन में अजीब सा हो गया मैम, एकदम दाना भी हो रहा है, डार्क स्पॉट्स भी है, ब्लैक हेड्स है, अजीब सा पूरा दिख रहा है स्किन। पहले मेरा स्किन ऐसा नहीं था मैम। कुछ मैं यूज की हूँ तो वो एक बेबी शॉप है, जॉनसन बेबी शॉप, वही मैं यूज करती हूँ। और कुछ खास मैं यूज नहीं कर पाती हूँ, मेरे फेस पे कुछ भी चीज जल्दी से रिएक्ट कर जाता है। मेरा फेस स्किन बहुत अजीब सा हो गया मैम, क्या करूँ मैं? अच्छा परवीन, इसके अंदर इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो स्किन है ना, कोशिश कीजिएगा कि आप पिछले लेक्चर्स भी सुने, क्योंकि उसके अंदर एक लेक्चर है डेली स्किन केयर रिजीम का, रिकॉर्डेड लेक्चर्स के अंदर वो मौजूद है। आप उसको एक दफा रिकॉर्डेड लेक्चर मैं कहाँ से मैं कलेक्ट कर पाऊंगी मैम? वो मैं आपको व्हाट्सएप में एडमिन, या मैं आपको जो व्हाट्सएप वाला ग्रुप है उसमें भेज दूंगी लिंक उसका। ठीक है, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उसके अंदर आप डेली स्किन केयर रिजीम का उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी, आप जो लेक्चर कंफर्टेबल हो आप वो सुनिए। उससे आपको थोड़ा आइडिया होगा चीजों का कि आपको प्रोडक्ट्स क्या यूज करनी है। वो लेक्चर सुन के अपनी थोड़ी सी स्किन केयर सही करें। फिर उसके बाद अगर आपको स्टिल कोई मसला रहता है तो फिर हम उसको डिस्कस कर लेंगे।
जी जी, बहुत शुक्रिया। ठीक है, वेलकम। और कोई सवाल किसी का? आई थिंक फाइनली हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए। अगेन कोई सवाल हो प्लीज आप लोग व्हाट्सएप कीजिए, कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह आई ट्राई कि मैं रिप्लाई करूंगी। एक चीज स्टूडेंट्स के लिए, रिकॉर्डेड जो सुन रहे हैं और जो लाइव सुन रहे हैं, मैं पर्सनल मैसेजेस का जवाब नहीं देती, प्लीज मुझे पर्सनल मैसेजेस नहीं करिएगा। आपको जो सवाल हो आप मुझे ग्रुप में सेंड कीजिएगा, इंशाल्लाह ग्रुप में जो उसका बेहतरीन जवाब होगा, जितना मैं आपको हेल्प कर सकूंगी इंशाल्लाह करूंगी। मुझे बहुत खुशी होती है जब स्टूडेंट्स मुझसे डर्मा के क्वेश्चन से ज्यादा इस्लामिक क्वेश्चंस पूछें, क्योंकि मेरा जो एक प्राइमरी पर्पस है वो ये है कि आपके जो इस्लामिक ओरिएंटेशन है वो थोड़ी सीधी हो। हम सब स्टूडेंट्स हैं, हम सब एक दूसरे से सीख रहे हैं, लेकिन जब हम इस्लामिक डिस्कशंस करते हैं तो मुझे बहुत एनर्जी मिलती है और मैं बड़ी एक्साइटेड होती हूँ। आप मुझसे रात को 2 बजे भी मैसेज करके कोई इस्लामिक चीज पूछेंगे तो आई एम रेडी टू आंसर यू, लेकिन अगर आप मुझे 2 बजे मैसेज करके कोई डरमा की चीज पूछेंगे तो फिर मैं जरा लेजी हो जाती हूँ और मैं फिर उसको रिप्लाई करने में सोचती हूँ कि अच्छा अब करना है। ठीक है, सो ये कि जो भी आप लोगों ने सीखा है उम्मीद है आप आगे लोगों तक पहुंचाएंगे। कोशिश करें चीजों को समझें, ब्यूटी के पीछे ना भागें। खूबसूरत दिखना हम सबका हक है, मैं भी खूबसूरत दिखना चाहती हूँ, आप भी दिखना चाहते हैं, लेकिन इस खूबसूरती के अंदर अल्लाह ताला ने जो हमारे लिए आजमाइश रखी है, औरत के लिए आजमाइश के अंदर एक ये फैक्टर भी है कि हम खूबसूरती के पीछे कितना भागते हैं और क्या हम अल्लाह ताला की सेट की हुई लिमिट्स का ख्याल रखते हैं या हम शैतान के फॉलोअर्स में से बन जाते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला का वादा है शैतान से कि फिर वो भर देगा जहन्नुम शैतान से भी और शैतान के चाहने वालों से भी। तो अल्लाह ताला हमें महफूज रखें और हमें शैतान के चाहने वालों में, उसके एलाइज में, उसके फॉलोअर्स और उसके जो जिसको वली कहते हैं हम, वो शैतान का ना बनाए। अल्लाह ताला हमें अपने पैरोकारों में, अपने फर्माबरदार लोगों में शामिल करे। उम्मीद है लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। इंशाल्लाह फिर अगले महीने अब हमारी मुलाकात होगी, क्योंकि रमजान करीब है, तो इंशाल्लाह उसके हिसाब से फिर मैं कोशिश करूंगी कि कोई हम फिक का टॉपिक कवर करें। ख्याल रखिएगा अपना, और जो सीखा है उसको सदका जारिया के तौर पर आगे फैलाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, आप लोगों ने क्लास अटेंड की। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।